And what is the formula to calculate average power associated with the LCR series circuit? तो ERMS, IRMS, cos phi. Cos phi को क्या बोलते थे? पावर फैक्टर. करेक्ट. क्या बोलेंगे इसको? पावर फैक्टर. और वो जो एवरेज पावर हमने निकाली है LCR सीरीज सर्किट, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू पावर. क्या बोलते थे? ट्रू पावर. ठीक है. अच्छा, इम्पीडेंस ट्रायंगल में cos phi निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं, इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या होगा? R by Z. करेक्ट, R by Z. उसके बाद फिर हमने किया सीरीज रेजोनेंस सर्किट. सीरीज रेजोनेंस सर्किट में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 by root LC. 1/2 by root LC. ठीक है. और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से अगर मैच हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट, तो वो सर्किट करंट को एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा. क्या करेगा? एक्सेप्ट. बाकी सारे करंट को क्या करेगा? रिजेक्ट करेगा. इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? रिजेक्ट एक्सेप्टर सर्किट. क्या बोलेंगे इसको? ठीक है. अच्छा, नाउ FR इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC. ये कब होता है? व्हेन XL बिकम्स इक्वल टू XC. समझ में आ रहा है? अभी हम इस पे थोड़ा सा करेंगे आज. ये लास्ट पार्ट अब इसी पे बेस्ड है, फिर टॉपिक कंप्लीट करेंगे. अच्छा, टॉपिक में एक चीज़ और बच जाएगी शायद, जो मैंने अभी बताया था. हाँ, जो मैंने बताया था LC ऑसिलेशंस करके एक चीज़ है. मैं एक बार वो चेक करूँगा वो है कि नहीं इस साल सिलेबस में, क्योंकि शायद लास्ट ईयर और लास्ट ईयर LC ऑसिलेशंस को निकाल दिया था पेपर से. तो मैं एक बार चेक करूँगा, अगर वो होगा तो अगली बार मैं LC ऑसिलेशंस भी करवा दूँगा, नहीं तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था निकालने का? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम 1/2 पाई रूट LC. उसमें लेकिन इम्पीडेंस क्या हो जाता है? और I क्या हो जाएगा? अच्छा, तो मतलब ये भी कब होता है? जब XL क्या हो जाएगा? XC के इक्वल होगा. बराबर है. लेकिन तुमने कल एक चीज़ तो पूछा ही नहीं मेरे को, जो पर्ल बैच में मेरे को पूछा एक लड़की ने नीट में से, कि सर अगर XL इक्वल टू XC हो रहा है तो इम्पीडेंस निकालने का फॉर्मूला होता है √R² प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर. तो अगर XL और XC सेम हो गया मतलब वो तो जीरो हो गया टर्म, तो Z की वैल्यू फिर से R हो गई. क्या होगा? 1 बाय. करेक्ट. क्या होगा? 1 बाय XL अपॉन 1 बाय XC. एक्चुअली अपना मेन फॉर्मूला था 1/XC माइनस 1/XL. एक बार वो फॉर्मूला ले लो प्लीज़, जिसको समझ में नहीं आया मैं जो बोल रहा हूँ वो ले लो एक बार. ठीक है. तो पहले मुझे बताओ, हमने I का जो फॉर्मूला निकाला था वो क्या था? हाँ करेक्ट. क्या था फॉर्मूला? I का था अपना E0 cos ओमेगा t ब्रैकेट 1/XC माइनस 1/XL. करेक्ट. करेक्ट. यही फॉर्मूला था अपना. अच्छा, ये जो करंट है I, ये क्या पीक वैल्यू है क्या करंट की? ये तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गया ना, क्योंकि ओमेगा t पे डिपेंड कर रही है, अभी t पे डिपेंड कर रही है वो. तो अगर मुझे इसकी पीक वैल्यू चाहिए तो कहने से cos ओमेगा t शुड बी इक्वल टू 1. अगर पीक वैल्यू चाहिए तो cos ओमेगा t क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. तो उसको मैं पीक वैल्यू लिख देता हूँ. E0 इज इक्वल टू E0 cos ओमेगा t 1 हो गया. तो क्या बचा? 1/XC माइनस 1/XL. ठीक है. अच्छा, इस टर्म को मैं नीचे लेके आता हूँ और I0 को उधर लेके आता हूँ. तो कितना हो जाएगा? E0 अपॉन I0 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 1/XC माइनस 1/XL. यही हो गया ना फॉर्मूला. अच्छा, E0 अपॉन I0 क्या देता है तुमको? रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. तो यहाँ पे भी ये क्या मिल रहा है हमको? रेजिस्टेंस. मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इम्पीडेंस बोलेंगे. क्या बोलेंगे इसको? इम्पीडेंस. तो यहाँ पे इम्पीडेंस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/XC माइनस 1/XL. अब अगर XL और XC सेम हो जाएंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0. और 1/0 क्या मिलता है हमको? इनफाइनाइट. तो यहाँ पे इम्पीडेंस कितना हो रहा है भाई? इनफाइनाइट. इसलिए इम्पीडेंस मैक्सिमम, इम्पीडेंस इनफाइनाइट हो रहा है, इसलिए करंट क्या हो रहा है? 0 हो रहा है. क्लियर है चीज़? तो खाली ये फॉर्मूला कहीं कॉपी कर लो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के लिए इम्पीडेंस निकालने का. फिनिश्ड. चलो लास्ट पार्ट करते हैं, अब फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. सबने कॉपी कर लिया क्या ये? तो अगर XC और XL सेम हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा. तो 1/0 इज इनफाइनाइट. इम्पीडेंस मैक्सिमम हो जाता है इसीलिए. रिमेंबर, इन पैरेलल रेजोनेंस सर्किट वी हैव नॉट यूज्ड रेजिस्टर. हमने सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर को यूज़ किया था सिर्फ. ऐसी सर्किट को क्या बोलते हैं? रिजेक्टर सर्किट. क्योंकि अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट बिकम्स इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट, तो वो क्या करेगा? उस करंट को रिजेक्ट कर देगा और बाकी सब करंट को अलाउ कर देगा पास होने के लिए. इसका मैंने एप्लीकेशन बताया था. कहाँ यूज़ होता है ये? फिल्टर्स. इसमें होगा फिल्टर्स. सेमीकंडक्टर स्टार्ट हो गया तुम लोग का? सेमीकंडक्टर टॉपिक चालू हो गया क्या? उसमें बढ़ोगे डिटेल में. फिल्टर्स
चलो आगे बढ़ते हैं अब, और फिर से हम LCR सीरीज सर्किट देखते हैं। हमको सीरीज रेजोनेंस के बारे में बात करते हैं। तो LCR सीरीज सर्किट कुछ इस तरीके से थी तुम्हारी। L, C और R। तो इसका इम्पिडेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था? R² प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। ये हमारा इम्पिडेंस निकालने का फॉर्मूला था। अच्छा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी हमको पता था, क्या था? 1/2 पाई रूट LC, 1/2 पाई रूट LC। और ओमेगा R का क्या हो जाएगा? सिर्फ 1/रूट LC हो जाएगा। मैं वो दोनों लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये कब होता है? इफ़ XL बिकम्स इक्वल टू XC। ये तब होता है जब XL और XC क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। तो उस केस में इम्पिडेंस की वैल्यू क्या हो जाती है? R। कितनी हो जाएगी? R। ये क्या हो गया? मिनिमम हो गया। क्या हो गया? मिनिमम। तो करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम को हम किससे डिनोट करते हैं? I0। ये I0 हो जाएगा, बराबर है। इतना हमने पढ़ा था कल। अच्छा, फिर हमने एक रेजोनेंस सीरीज कर्व बनाया था, याद आ रहा है? थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ मैं इस बार। इस तरीके से एक रेजोनेंस सीरीज कर्व बना था जिसमें इसकी वैल्यू कब होती है? मैक्सिमम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, और ये वैल्यू क्या होगी तुम्हारी? I0। इतना हमने सब कल पढ़ा हुआ था, राइट। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं इसमें। मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे मैक्सिमम करंट चाहिए सर्किट में तो मुझे R की वैल्यू को कम रखना पड़ेगा ना? यस और नो? मैक्सिमम करंट कब होगा? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे होगा, और R की वैल्यू भी क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। और इमेजिन करो दो लोग हैं, दोनों के पास अलग अलग ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर मतलब रेडियो। अब तो ऑब्वियसली रेडियो यूज़ नहीं होता है इतना, तो रेडियो का खुद का भी तो एक रेजिस्टेंस होगा, यस और नो? लेट्स से एक का रेजिस्टेंस बहुत कम है रेडियो का, और दूसरे वाले का रेडियो का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो जब वो सीरीज रेजोनेंस कर्व प्लॉट करेगा तो क्या दोनों में I0 की वैल्यू सेम आएगी क्या? यस और नो? जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसमें करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? कम हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू तो होगी वो, लेकिन क्या हो जाएगी? इसकी मैग्नीट्यूड कम हो जाएगी। इसका मतलब ये कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है मैक्सिमम, ये किस पे डिपेंड करता है भाई? रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। क्या I0 L और C पे डिपेंड करता है? बिल्कुल भी नहीं। मैं L और C को कितना भी चेंज करूँ, I0 को उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। किससे फ़र्क पड़ेगा? सिर्फ रेजिस्टेंस से। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल? यस और नो? ठीक है। अच्छा, अब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जहाँ पे लेट्स अज्यूम कि ये जो सीरीज रेजोनेंस कर्व आया है, मुझे I0 आया है जब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी? एक्सट्रीमली लो थी। क्या थी? एक्सट्रीमली लो थी, बहुत छोटी रेजिस्टेंस थी। अब मैंने क्या किया? रेजिस्टेंस को बहुत हाई कर दिया, बहुत बढ़ा दिया। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम थी, अब मैंने कर दिया 50 ओम। अब अगर मैंने 50 ओम कर दिया तो I0 की वैल्यू क्या होगी? अब कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम। लेकिन जैसे मैं 50 ओम कर दूंगा तो करंट जो है उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज होगी क्या? नहीं चेंज होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ L और C पे। इसको R से कुछ भी लेना नहीं है। तो इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अभी भी क्या होगी? सेम होगी, वो चेंज नहीं होगी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम रहेगी उसकी। लेकिन अब क्या चेंज हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। करंट का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो अब देखो कैसे हो गया? एम्पलीट्यूड उसका चेंज हो गया। ऐसे एम्पलीट्यूड उसका चेंज हो गया। ये कब हो गया? जब करंट की R की वैल्यू क्या थी? एक्सट्रीमली हाई थी, 50 ओम के आसपास थी ये, ठीक है। अच्छा, अब मैंने और एक रेजिस्टेंस लिया जिसकी वैल्यू मॉडरेट है। मॉडरेट मतलब लो और हाई के कहीं बीच में। लेट्स से 25 ओम का रेजिस्टेंस लिया, तो अगेन उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? सेम, खाली उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो उसका एम्पलीट्यूड को चेंज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग बोलेंगे मॉडरेट। क्या लिया मैंने? इसको मॉडरेट लिया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस और नो? अच्छा, अब अगर ध्यान से देखोगे फिगर को, किस फिगर में ये विड्थ ज़्यादा है? नीचे वाले फिगर में। इस फिगर में इसकी विड्थ क्या होगी? ज़्यादा होगी, फिर कम हो रही है, फिर और कम हो रही है, राइट? ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। विड्थ का मतलब क्या होता है? अच्छा, तुम लोग इंटरनेट यूज़ करते हो? हैव यू हर्ड अ टर्म कॉल्ड बैंडविड्थ? क्या होता है इसका मतलब? तुमको पता, तुम जब कभी इंटरनेट इंस्टॉल करवाया हो घर में, जियो फाइबर और नहीं वायर का कुछ लेना नहीं बैंडविड्थ से। बैंडविड्थ का मतलब होगा जैसे तुम जब इंटरनेट इंस्टॉल करवाते हो, जैसे तुमने जियो फाइबर इंस्टॉल किया तो उसमें डिफरेंट प्लान्स होते हैं, राइट? ठीक है। तो एक बेसिक प्लान आई थिंक कुछ होता है 400 रुपीज़ का 30 Mbps अनलिमिटेड डेटा। तुमने सपोज वो इंस्टॉल करवाया,
अब तुम इसको इंस्टॉल करोगे तो तुम डिवाइसेस कनेक्ट करोगे ना अपने वाईफाई से, तो तुम्हारी जो वाईफाई होती है उसमें जो इंटरनेट की स्पीड है उसकी एक बैंडविड्थ होती है। तो तुमको वो एक ऑप्शन देगा कि यू कैन ओनली सिलेक्ट 22 डिवाइसेस, मतलब उतने इंटरनेट के बैंडविड्थ में तुम कितने डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो, 22। अगर 22 से ज़्यादा करोगे तो स्पीड क्या हो जाएगी भाई, अपने आप कम होने लग जाएगी, क्योंकि बैंडविड्थ क्या हो गई, डिवाइड हो रही है। सब लोग यूज़ करेंगे साथ में 22 के 22 डिवाइसेस यूज़ करेंगे उस बैंडविड्थ को, तो इंटरनेट सबको नहीं मिलेगा पूरा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं। वैसे यहाँ पे भी जो विड्थ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैंडविड्थ बोलेंगे। आप समझते हैं बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है। तुम्हारा फेवरेट स्टेशन कौन सा है रेडियो एफएम में, सुनते तो होंगे ना, कौन सा, 93.5 ले लेते हैं एक बार, 93.5। इमेजिन करो कि यहाँ पे जो है 93.5 और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 93.5 हर्ट्ज़, मेगा हर्ट्ज़ होती है। क्या होती है, मेगा हर्ट्ज़, 93.5 मेगा हर्ट्ज़ होती है, ठीक है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब ये कि एक सर्किट में अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 93.5 मेगा हर्ट्ज़ से अगर मैच हो जाएगी तो क्या होगा, हमको क्लियरली लाउड सुनाई देगा। और इसकी करंट की वैल्यू भी कितनी होगी, मैक्सिमम कितना, I0। समझ में आ रहा है मैं क्या ला हूँ। लेकिन अब सिग्नल जो है ब्रॉडकास्टिंग चैनल से, वो सिर्फ एक ही सिग्नल थोड़ा ना हवे में, बहुत सारे चैनल्स के हैं ना, 93.5, 98.1, 98.3, 92.1, 91.8, ऐसे बहुत सारे, राइट। तो 93.5 से जो पहले के होंगे वो सारे होंगे यहाँ पे चैनल, जैसा और नो। लेट्स अज्यूम यहाँ पे भी कुछ होगा 93.5, तो लेट्स से यहाँ पे हो जाएगा 93.2, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। फिर 93.5 के राइट में जो होगा उसको हम ले लेते हैं सपोज 93.7, मैं एक रफ एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ चैनल्स हैं यहाँ पे। अगर मैंने उस रेडियो पे रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत बढ़ा दी, क्या बना दी मैंने, बहुत बढ़ा दी, तो कहने से ये इसकी पीक वैल्यू हो जाएगी ना, ये इसके लिए क्या हो जाएगी, ये पीक वैल्यू हो जाएगी। इसको मैं I0 डैश बोल देता हूँ, ये इसकी पीक वैल्यू होगी, राइट। अच्छा अब देखो ये जो चैनल है 93.2, इसका अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो कहने से इसकी वैल्यू I0 के एकदम नज़दीक आ रही है, यस और नो भाई। I0 डैश और I0 डबल डैश में डिफरेंस क्या है भाई, मिनिमम डिफरेंस है। तो क्या ये भी करंट फ्लो होगा अब सर्किट में, हाँ हो जाएगा शायद। तो मतलब ये है कि अब जब तुम 93.5 की तरफ जा रहे होगे रेडियो में ट्यून करेंगे, तो हम क्या चेंज करेंगे, कैपेसिटर को चेंज करके जब आगे जा रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि 93.2 की भी आवाज़ क्या होगी, हमको सुनाई देगी। और ऐसा होता है, तुमने देखा है जब रेडियो को हम ट्यून को सेट करते हैं तो कितनी बार आवाज़ सुनाई देती है हमको। तो समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा सिमिलरली 93.5 से तुम आगे जाओगे तो 93.7 इसकी भी क्या हो रही, करंट ऑलमोस्ट सेम हो रही है, तो ये भी तुमको क्या होगी, सुनाई देगी। अब तुमको 3 आवाज़ें सुनाई देगी, तो डू यू थिंक इट इज़ अ गुड क्वालिटी ऑफ साउंड कमिंग फ्रॉम योर एफएम? नो। इसका मतलब ये है कि इसकी जो बैंडविड्थ है वो बहुत बड़ी है, तो जितने चैनल्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वो कैश करने लग जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, बैंडविड्थ को रिड्यूस करना है, बैंडविड्थ को क्या करना है, रिड्यूस, ताकि ज़्यादा चैनल्स कैच ना कर पाए। और तुमने ऑब्जर्व किया होगा जितने भी रेडियो चैनल्स होते हैं, मैंने जो वैल्यूज़ लिखी इतने नज़दीक नहीं होते, वो उसमें कुछ डिफरेंस होता है, गैप होता है। 98.3, फिर 91.8, 91 के बाद फिर 92 पॉइंट समथिंग होगा, ऐसा कुछ गैप होता है। वो गैप इसी की वजह से होता है ताकि वो बैंडविड्थ में कैच ना हो। तो अगर मुझे बैंडविड्थ कम करना है और करंट को एकदम मैक्सिमम करना है, तो इसका मतलब ये है कि जो कर्व मैंने बनाया है इसको हम क्या करेंगे, शार्प करेंगे। क्या करेंगे, शार्प। शार्पनेस का मतलब क्या होगा, बैंडविड्थ एकदम कम। शार्प का मतलब क्या होता है, जिसकी विड्थ एकदम कम और एकदम लंबा ना। तो हमको क्या करना है, इसकी शार्पनेस को बढ़ाना है, क्योंकि इसकी शार्पनेस बढ़ेगी तो क्वालिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, अच्छी होगी। तो अब मेरा टास्क है कि मुझे बैंडविड्थ को कैसे भी करके क्या करना है, रिड्यूस करना है। क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है। तो जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैंडविड्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, तो कहने से जो शार्पनेस है मतलब क्या होगी, क्वालिटी, उसको क्वालिटी बोलते हैं यहाँ पे। तो वो क्वालिटी किस पे डिपेंड करेगी भाई, बैंडविड्थ पे, यस और नो। बैंडविड्थ जितनी कम होगी क्वालिटी उतनी बेटर होगी, यस और नो। अच्छा कहने से क्वालिटी विल ऑल्सो डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस। भाई रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उतनी शार्पनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो बेसिकली सीरीज रेजिस्टेंस कम में अब एल और सी का कुछ भी यूज़ नहीं है। पूरा खेल किस पे है, अब रेजिस्टेंस पे है। अगर तुम्हारा रेजिस्टेंस कम हुआ तो तुम्हारा करंट एकदम हाई हो जाएगा, ठीक है। और तुम्हारी अगर बैंडविड्थ कम हुई तो तुम्हारा क्वालिटी भी क्या हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। हाँ, वॉल्यूम में तो हाँ पहले एक्चुअल रेजिस्टेंस होता था, अब हम वोल्टेज चेंज करते हैं। अब सारे डिवाइसेस में सब वोल्टेज, वॉल्यूम अलग चीज़ है और फ्रीक्वेंसी अलग अलग चीज़ है।
समझा नहीं मुझे। रेजिस्टेंस हम लोग चेंज करेंगे, उसको कम करेंगे, हाँ उसका आयरन बढ़ता जाएगा, तो वॉल्यूम के लिए वही काम आएगा। नहीं, मैंने बोला ना रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर रहे हो, हम चेंज कर रहे हैं वोल्टेज। जैसे एग्जांपल फैंस, मैंने शायद एक्सप्लेन किया था ये, फ़ैन में जो रेगुलेटर होता है, तुमको अगर फ़ैन की स्पीड को कम करना है तो तुम रेगुलेटर को घुमाते थे, राइट? उसमें भी नॉब होता है ना। पहले ज़माने में जो फैंस बनते थे उसमें जब रेगुलेटर को तुम घुमाते थे तो तुम क्या चेंज करते थे? रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस चेंज करोगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी? कम ज़्यादा होगी। अगर तुमको हाई स्पीड चाहिए तो तुमको करंट को क्या करना है? बढ़ाना है। करंट को बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस को क्या करना है? कम करना है। तो तुम जब नॉब को राइट में घुमा रहे हो तो रेजिस्टेंस क्या करते जा रहे हो? कम करते जा रहे हो, ताकि करंट बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी। तुम जब लेफ्ट में घुमाओगे तो रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो, ताकि करंट कम हो और स्पीड कम हो। ये पहले ज़माने में होता था, अपन इसमें एनर्जी लॉस बहुत होती थी। अब इंस्टेड ऑफ चेंजिंग रेजिस्टेंस व्हाट आई चेंज इज वोल्टेज। मैं क्या चेंज करता हूँ? वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज और करंट भी क्या है? डिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है? तो वॉल्यूम की अलग चीज़ है और फ्रीक्वेंसी की अलग चीज़ है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम क्या कॉन्स्टेंट रख रहे हैं? यहाँ पे रेजिस्टेंस। मैं रेजिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो गिव द हेडिंग नाउ, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अच्छा, शार्पनेस रेजोनेंस को एक नाम दिया यहाँ पे, जैसे मैंने बताया, उसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्या बोलेंगे इसको? क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर। तो मुझे अब निकालना है बैंडविड्थ। क्या निकालना है मुझे? बैंडविड्थ। तो ऑब्वियसली बैंडविड्थ में किसके लिए निकालूंगा? जो सबसे ज़्यादा शार्प होगा कर्व। यस और नो? तो ये तो जो बनाया, अब इसको भूल जाओ, इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है। ये सब समझाने के लिए कि कैसे करंट की वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टेंस। अब अपने को मेन ये कर्व पे ध्यान देना है, ठीक है? तो फिर से एक रेजोनेंस कर्व बनाओ नीटली और इसको इस तरीके से थोड़ा शार्प बनाओ। अब बताता हूँ मैं बैंडविड्थ कैसे ढूंढते हैं इसमें। दिस इज़ एन इंजीनियरिंग पार्ट। अब देखो इंजीनियर्स कैसे काम करते हैं वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे रेजोनेंस कर्व बनाना है। ये चीज़ें बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। अभी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए। थोड़ा सा बड़ा बनाओ गाइस, क्योंकि उसमें हमको बहुत सारी चीज़ें मार्क करनी है। थोड़ा बड़ा बनाओ तो बेटर है। ये पूरा ग्राफ पे अब तुम अगर मार्क कर लोगे तो अच्छी बात है। मैं फिर से बना रहा हूँ एक, ये खुद से बना सकते थे ना। अच्छा, अब मैं जो यूज़ करूँगा फॉर्मूला, उसमें मैं लीनियर फ्रीक्वेंसी नहीं ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ मैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ। एक ही बात है ना, एफ आर लिखो या ओमेगा आर लिखो। ये आई वर्सेस ओमेगा का हो जाएगा ग्राफ अब, ठीक है? यहाँ पे अभी भी ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है आई नॉट। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मुझे सर्किट में मैक्सिमम पावर चाहिए तो कहने से मेरे को मैक्सिमम करंट भी चाहिए होगा और रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तभी करंट ज़्यादा होगा। पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस? आई स्क्वायर आर। क्या होगा? आई स्क्वायर आर। तो मतलब पी मैक्स मेरा होगा आई नॉट स्क्वायर इंटू आर। भाई आर को तो मैं अब चेंज ही नहीं कर रहा, आर को तो मैं वैसे ही रखूँगा, आर को बिल्कुल चेंज नहीं करूँगा, ठीक है? अच्छा, अब मुझे बैंडविड्थ निकालनी है, मुझे इसके बीच में गैप निकालना है, ठीक है? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ऐसी फ्रीक्वेंसी ढूंढूंगा जिसमें पावर जो है ना वो हो जाएगा हाफ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मुझे अब इस ग्राफ में देखो, यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ होगी ना फ्रीक्वेंसी की। यस और नो? भाई बहुत सारी वैल्यूज होगी ना फ्रीक्वेंसी की। तो मुझे ऐसी फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है जिसमें पावर क्या हो जाना चाहिए? उसका हाफ होना चाहिए, मैक्सिमम पावर का हाफ चाहिए मुझे। तो मुझे बताओ मैक्सिमम पावर का हाफ कब मिलेगा मुझे? कौन से करंट की वैल्यू मिलना चाहिए मुझे? हाँ, आई नॉट बाय, करेक्ट, आई नॉट बाय रूट टू ना। 4 कैसे हुआ? आई नॉट बाय रूट टू ना। अगर मुझे पी हाफ चाहिए तो आई नॉट की वैल्यू क्या होना चाहिए? आई नॉट बाय रूट टू होगा ना। यस और नो? तभी तो पावर हाफ हो जाएगा ना, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 हो जाएगा। तो मतलब मुझे कौन सा करंट चाहिए? आई नॉट बाय रूट 2 चाहिए, जिसमें मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो लेट्स अज्यूम कि मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से ढूंढा। यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई? आई नॉट बाय रूट 2, ठीक है? तो यहाँ पे एक उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी, इसको हम बोल देते हैं लेट्स से ओमेगा 2। क्या बोल दिया मैंने उसको? ओमेगा 2 कुछ वैल्यू ढूंढनी है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो एक कर्व है ये पहले बढ़ रहा है, पीक में आके फिर नीचे आ रहा है। तो कहने से यहाँ पे भी एक वैल्यू होगी सेम,
आई नॉट रूट टू यहाँ पे भी आएगी ना, पीक जाके फिर से कम हो रहा है वो, तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है इसको मैं मान लेता हूँ ओमेगा 1। क्या मान लिया इसको? ओमेगा 1। तो ओमेगा 1 टू द राइट ऑफ ओमेगा आर, ओमेगा 2 टू द लेफ्ट ऑफ ओमेगा आर। अब इसके बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये वाला जो है ना, ये बहुत छोटा है, इसको हम लोग बोल देते हैं डेल्टा ओमेगा। और इसमें भी क्या होगा? अच्छा, इसमें सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सेम होगा, क्योंकि ये कर्व सिमेट्रिकल है, तो ये क्या होगा? सेम होगा। तो ये भी क्या होगा? डेल्टा ओमेगा। अब अगर मैं तुमको पूछूंगा भाई, इसी को हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? W1 माइनस W2। या तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो, बैंडविड्थ कितना हो जाएगा? 2 डेल्टा ओमेगा। क्या हो जाएगा? 2 डेल्टा। डायरेक्ट तो तुम लिख सकते हैं, सीटी में तो हम यही करेंगे, और अब बोर्ड में हमको एक बार दिखाना पड़ेगा बैंडविड्थ आया कैसे। तो बैंडविड्थ विल बी इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी होगी? ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा ना, यही होगा ना ओमेगा 1। तो ये होगा डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा आर। ये कितना होगा? ये कितना होगा? ओमेगा आर माइनस ओमेगा 2 ना भाई, लेफ्ट में जा रहा है ना, तो कितना हो जाएगा ये? ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा। ब्रैकेट ओपन करके तो ओमेगा और ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर? 2 डेल्टा ओमेगा। ये तुम्हारा क्या आ गया? बैंडविड्थ आ गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब अपने को क्या निकालना है? शार्पनेस या क्वालिटी फैक्टर निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होता है, क्वालिटी फैक्टर के लिए हम लोगों ने यूज़ किया है सिंबल कैपिटल Q। तो उसका फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। क्या होगा? रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ। ये फॉर्मूला होता है क्वालिटी और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व निकालने का फॉर्मूला। क्लियर है चीज़? समझ में आ गया? अब तुम्हारे सिलेबस में यहाँ पे कहानी ख़त्म, अपने को यही निकालना था। समझ में आ रहा है? क्या निकालना था अपने को? यही चीज़ निकालनी थी अपने को। ठीक है, तो कॉपी कर लो प्लीज़। खाली वहाँ पे नोट लिखो कि वी हैव कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 फॉर करस्पॉन्डिंग करंट आई नॉट अपॉन √2, जिसमें पावर की वैल्यू क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। अब तुम बोलेगे ऐसा क्यों निकाला है? क्योंकि हमको कहीं ना कहीं तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए थी एक पर्टिकुलर, तो हमारे लिए ईजी हुआ। तो ये जो फ्रीक्वेंसीज निकालें W1 W2, इसको हम लोग बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे इसको? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी में पावर की वैल्यू क्या हो गई? हाफ हो गई। तो ये टर्म्स को याद रखो, ये क्वेश्चंस में काम आएंगे, तो मार्क करो प्लीज। ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर ऑल्सो कॉल्ड हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। इसके वजह से क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करेंगे। ले सकते हो P/4, वो भी ले सकते हो, पर उन लोग ने, साइंटिस्ट ने इसी तरीके से बैंडविड्थ को निकाला है। परंतु ये भी तो सोचना कि तो जितनी वैल्यू नीचे लेके जाएगा उतना बैंडविड्थ बढ़ते जाएगा ना। अपने को शार्पनेस चाहिए ना कर्व का। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जितना नीचे जाते जाएगा बैंडविड्थ तेरा उतना बढ़ते जाएगा। मुझे शार्पनेस चाहिए ना कर्व पे, तो शार्पनेस कर्व पे कितना होगा? जितना बैंडविड्थ कम होगा। तो मैंने कम से कम निकालने के लिए मैंने उन लोगों ने ट्राई किया होगा एक्सपेरिमेंट, उनको मालूम पड़ा कि भाई हाफ पावर में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। उन्होंने वैसे निकाला। 1.5 भी ले सकता है तेरे को। देखना, तू अगर 1.5 भी सपोज लेगा तो तेरे को बैंडविड्थ का फॉर्मूला अलग थोड़ा ना आएगा। किसका वैल्यू चेंज हो जाएगा? हाँ, डेल्टा ओमेगा का करस्पॉन्डिंगली थोड़ा वैल्यू चेंज होगा। हाँ, बैंडविड्थ चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, और वो मिनिमम होगा एकदम। इसलिए उन्होंने हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में निकाला हुआ है इसको। ठीक है, टेक डाउन द डेफिनेशन। अगर ये हो गया है तो इसकी डेफिनेशन लिख लो बराबर वाली। चलो टेक डाउन द डेफिनेशन। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है।
क्यू फैक्टर की ऐसा यूनिट क्या होगी? क्यू फैक्टर की ऐसा यूनिट करेक्ट, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। याद रखना इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि रेशियो है ना, ओमेगा एंड डेल्टा ओमेगा दोनों की यूनिट सेम होगी तो वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, टेक डाउन अ डेफिनेशन, टेक डाउन डेफिनेशन। द क्यू फैक्टर ऑफ अ सीरीज रेजोनेंट सर्किट, द क्यू फैक्टर, क्यू मतलब क्वालिटी फैक्टर या शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, एक ही बात है सबका। द क्यू फैक्टर ऑफ अ सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज डिफाइंड एज, the Q factor of a series resonant circuit is defined as the ratio of the resonant frequency, is defined as the ratio of the resonant frequency, the ratio of the resonant frequency to the difference, to the difference, to the difference in two frequencies, to the difference in two frequencies, the difference in between the two frequencies taken on both the sides, taken on both the sides of resonant frequency, such that at each frequency, such that at each frequency the current amplitude, such that at each frequency the current amplitude becomes 1 upon root 2 times, becomes 1 upon root 2 times the value of resonant frequency. वैल्यू ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है टॉपिक, यही हमको करना था। शार्पनेस देख सकते हो, शार्पनेस किस पे डिपेंड कर रहा है? बैंडविड्थ पे। बैंडविड्थ अगर कम होगा तो शार्पनेस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब इस पर तो फॉर्मूलाज इतने कुछ है नहीं, न्यूमेरिकल्स भी इसमें दिए नहीं हुए बुक में। आई डोंट थिंक सो, सीटी के पेपर में मैंने भी कभी देखा है ऐसे। पर ये JEE नीट में इसमें कुछ फॉर्मूलाज है, उस पर क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, तो उसमें निकालने का फॉर्मूला एक Q का फॉर्मूला आता है उसमें, तो Q का उसमें फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ R एंड L। तो उसमें फॉर्मूला तुम्हारा आता है पहले Q इज इक्वल टू L/R, ऐसे करके एक फॉर्मूला आता है, लेकिन JEE और नीट के लिए हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम देख सकते हो रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतनी शार्पनेस क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कम होता है। अच्छा, अभी लास्ट पार्ट और एक चोक कॉइल, ये शायद मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ चोक कॉइल? ये मैंने बताया था, टू व्हीलर में वो चोक होता है में एक, उसको हम खींचते हैं जिससे वो एनर्जी क्या करता है? स्टोर करता है। एनर्जी क्या करता है? स्टोर। तो वो जो चोक कॉइल होता है वो किससे बनता है? वो इंडक्टर से। किससे बनता है वो? ये हमने ऑलरेडी किया ना, इंडक्टर कैन स्टोर एनर्जी, यस और नो? कैसे स्टोर करता है एनर्जी? एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। किसमें करता है? एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने ऑलरेडी किया है इंडक्टर। ठीक है, तो वो चोक कॉइल का दिया है। चोक कॉइल का इम्पीडेंस एग्जैक्टली सेम होगा जो हमने किया है, खाली उसमें क्या नहीं होगा? कैपेसिटी नहीं होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? √R² प्लस XL²। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, बस यही तुम्हारा टॉपिक है, यहाँ पे कंप्लीट होता है टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट विद न्यूमेरिकल्स। फटाफट न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करते हैं। तो अब इसके बाद हमारा एक टॉपिक बचेगा। आई थिंक 12th के सारे टॉपिक्स हो गए ना, मॉडर्न फिजिक्स को छोड़ के। अब क्या बचा है 12th में? कुछ भी नहीं बचा है। ग्रेविटेशन 12th में थोड़ी ना है। कैसे? पोल तो बोल रहा हो गया उनका, वो ग्रेविटेशन नहीं हुआ है अभी। तो 12th, अच्छा 12th पे कितने टॉपिक बचे हैं? बस ना, बाकी सब हो गया ना। रोटेशनल डायनामिक्स हो गया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, थर्मोडायनामिक्स, ऑसिलेशंस, सुपरपोजिशन, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट नहीं करवाया, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट हो गया, EMI हो गया, AC सर्किट्स आज हो जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स तुम्हारा चल रहा है।
तो अभी एक टॉपिक बचा है जो मैं ही पढ़ाऊंगा, मैग्नेटिक मटेरियल्स। सिर्फ वही टॉपिक बचेगा 12th में। तो पहले मैग्नेटिक मटेरियल्स करेंगे और फिर अगर टाइम होगा तो ग्रेविटेशन करेंगे फिर, क्योंकि मुझे बोला गया है जैसे ही कंप्लीट होगा अपने को सीटी चालू करना है। फिर सीटी के क्वेश्चंस करना है हमको रोज़ बैठ के, वही मतलब जब भी क्लास होगी। ठीक है, चलो तो लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे दिया है क्या? क्या दिया है? चलो 12 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्या होता है बाबा? इसको डाउनलोड कर दे तो क्या? दिख रहा है क्या ये? चलो फर्स्ट क्वेश्चन, सबको फॉर्मूलाज इसके पता है क्या क्या फॉर्मूलाज यूज करना है इसके? आई एवरेज, आई आर एम एस, ई एवरेज, ई आर एम एस, दोनों के में रिलेशन। उसके बाद इम्पिडेंस का फॉर्मूला, सीरीज एल सी आर सर्किट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, बस यही सारे फॉर्मूलाज यूज करेंगे हमारे पास। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, और जूम करूँ, इतना क्यों हो जाता है? हाँ तो अभी ये ऊपर ही जा रहा है। इसको डाउनलोड कर दूं क्या एक बार? किस पे? नीचे नीचे फुल स्क्रीन किधर है? जूम किया ये अभी भी तो ऊपर ज़्यादा ही है, दिख रहा है अभी? चलो, if the effective current in a 50 cycle AC circuit is 5 ampere, what is the peak value of current? What is the current 1/600 second after it was 0? After it was 0. चलो जाओ, फॉर्मूला सबको पता ही है क्या क्या होता है फॉर्मूला। इफेक्टिव करंट निकालना है इन अ 50 साइकिल AC सर्किट। 50 साइकिल मतलब क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी दी हुई है। 50 साइकिल मतलब कितना दिया है? 50 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी दी हुई लोग ने। AC सर्किट इज 5 एम्पियर। व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट? पीक वैल्यू मतलब क्या निकालना है? आई नॉट निकालना है। चलो हो जाओ प्लीज। इफेक्टिव करंट मतलब बेसिकली क्या दिया हुआ है? IRMS। क्या दिया हुआ है? IRMS दिया हुआ है। उससे अपने को क्या निकालना है? आई नॉट निकालना है। कैसे निकालेंगे? IRMS इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट 2। निकल जाएगा यहाँ। फिनिश्ड। कितना आएगा आंसर? 5√2 आना चाहिए ना आंसर। तो 5 इंटू 1.41 करोगे तो कितना आएगा? 7.07 एम्पियर। ये एक आ गया। अब नेक्स्ट तेरे को आ गया पीछे। नेक्स्ट, व्हाट इज द करंट 1/600 सेकेंड आफ्टर इफ इट वाज 0? अपने को करंट की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली क्या निकालना है हमको? इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा का मतलब क्या होता है? 2πf। अपने को f दिया हुआ है और t भी दिया है। t कितना दिया है? 1/600। सब्सिट्यूट करो, आंसर निकालो। आई नॉट भी हमने निकाल लिया ना अभी। कितना निकाला आई नॉट हमने? 5√2। निकालो आंसर। हो गया सॉल्व। आई नॉट तुम्हारा आएगा 5√2 एम्पियर। इसको सॉल्व करेगा 7.07। अब हमको निकालना है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी के बदले हो जाएगा 2πft। और सब्स्टिट्यूट करो। आई नॉट की वैल्यू कितनी है? 5√2 साइन 2π। f की वैल्यू कितनी है? 50। और टाइम कितना दिया है? 1/600 सेकेंड्स। और सॉल्व करो आप। 2 इंटू 50 100 हो जाएगा। 2 0 चले गए। कितना बचेगा? पाई बाय 3 बचेगा ना।
हाँ सॉरी 2 तो चला गया, हाँ पाई बाई 6 बचेगा। पाई बाई 6 मतलब कितना हो गया sin 30, मतलब कितना हो गया हाफ। तो ये कितना हो जाएगा 5/√2 हो जाएगा ना। हाँ निकालो वैल्यू कितना आएगा, 5/√2 एम्पियर। जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। (1/√2) ये तो मैंने करवाया है 0.707, तो 5 × 0.0707 इज योर आंसर। 3.5 समथिंग आना चाहिए। चलो डन। नेक्स्ट नेक्स्ट और 13th अब क्या बोल रहा है वो, अ लाइट बल्ब इज रेटेड 100 watt for 220 volt AC supply of 50 hertz. Calculate the resistance of the bulb and the RMS current through the bulb. R निकालना है और IRMS निकालना है। निकाल सकते हैं क्या? देखो जो 220 वोल्ट दी हुई है क्या वैल्यू है? ERMS मैंने ऑलरेडी बताया, ये ERMS दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया मतलब ERMS है। तो ERMS ऑलरेडी दिया हुआ है 220, पावर दिया हुआ है 100 वाट, सप्लाई निकालना है हमको 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी हुई, निकालना है रेजिस्टेंस और RMS करंट थ्रू द बल्ब निकालना है। चलो लो क्या हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? P इज इक्वल टू V²/R से, क्योंकि V दिया हुआ है और R दिया हुआ है तो उससे रेजिस्टेंस आ जाएगा V²/R। तो 220 स्क्वायर डिवाइड बाय 100 तो 484 ना, 22 का स्क्वायर 484, करेक्ट 484 ओम इज द आंसर। अब हमें क्या निकालना है? IRMS निकालना है। तो ERMS इज इक्वल टू IRMS इंटू R। R हमने ऑलरेडी निकाल लिया है तो IRMS आ जाएगा। P इज इक्वल टू, हाँ बोल सकता है तू, बराबर है, आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा IRMS। हाँ हाँ 0.45 आ रहा है क्या? 100 डिवाइड बाई, हाँ बराबर 0.45 आएगा, करेक्ट, क्योंकि ये हो जाएगा तेरा 5/11 हो जाएगा ना, बराबर 0.45 बराबर है। देखो इसके दो मेथड है, या तो ERMS इज इक्वल टू IRMS इंटू R करो, या पावर इज इक्वल टू ERMS इंटू IRMS, उससे भी आ जाएगा IRMS, दोनों से आ जाएगा, सेम आंसर आएगा दोनों से। 0.454 ऐसा कुछ आएगा तो 0.45 एम्पियर। पूरा कैसे डिविजिबल होएगा? 5 डिवाइड बाई 11 है, डिविजिबल कैसे होगा पूरा? डन, सबको आ रहा है ये? नेक्स्ट, a 15 microfarad capacitor is connected to a 220 volt 50 hertz source. Find the capacitive reactance. Capacitive reactance मतलब क्या निकालना है हमको? XC निकालना है। And the current both RMS and peak दोनों निकालना है in the circuit। हमको IRMS भी निकालना है और I0 भी निकालना है। For if the frequency is double, what will happen to the capacitive reactance and the current? वो लास्ट क्वेश्चन है। चलो लो, C का वाले दिया है 15 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? फैरेड में। 1 माइक्रोफैरेड हाउ मेनी फैरेड? 10⁻⁶ 10⁻⁶। चलो हो जाओ। IRMS और I0 निकालना है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना। पहले बताओ XC का फॉर्मूला क्या होता है? 1/ωc, मतलब 1/2 पाई FC। F का वैल्यू दिया हुआ है, C का वैल्यू दिया है, पहले कैपेसिटिव। अब मेरे को लगता है शायद लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा, वैल्यू बड़ा आएगा शायद, या तो लॉग टेबल यूज करो, लॉग टेबल लाओ तो रेसिप्रोकल से आराम से कर लोगे, क्योंकि पाई भी आ रहा है। कितना आएगा? रेशियो कितना आ रहा है XC का? 1/2 पाई इंटू 50, 2 × 50 मतलब 100 हो जाएगा, तो 1/100 पाई इंटू 15 इंटू 10⁻⁶। 10⁻⁶ ऊपर जाएगा तो 10⁻⁶ हो जाएगा, तो 1/100 पाई इंटू 15 वो तुमको सॉल्व करना पड़ेगा।
सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे कैसे आंसर छोड़ सकते हो? ये क्या होता है? पर मैंने बहुत लॉग टेबल लेके चला करो यार एटलीस्ट। फिफ्टीन पाई 1/15 पाई 1/15 पाई मतलब 1/15 इंटू 3.14, उसको फिर डिवाइड करना पड़ेगा 1 से। एज ए सेड लॉग टेबल यूज होगा। अब नेक्स्ट अब क्या यूज करना है हमको? क्या निकालना है? करंट निकालना है। IRMS कैसे निकालेंगे? अब हम लोग को IRMS निकालना है, कैसे निकालेंगे? अब देखो ERMS तो दिया है ना, तो ERMS इज इक्वल टू XC इंटू IRMS, तो IRMS आ जाएगा ERMS अपॉन XC। तो देखो उसमें आंसर भी दिया है लोग ने, तुमको आना चाहिए XC की वैल्यू आना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 212 ओम, ठीक है। और अगर 220 को 212 से डिवाइड करोगे तो आंसर देखो 1.04 समथिंग आ रहा है। तो फॉर्मूला वही है, IRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन XC। ERMS दिया हुआ है 220 वोल्ट, C का वैल्यू दिया हुआ है 15 माइक्रोफैरेड, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻6, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज। आप लोग क्या क्या निकालना है? IRMS, I0, XC, ये चीज़ें निकालनी है। तो पहले XC निकालो। XC का फॉर्मूला क्या होगा? 1/ωc, दैट इज नथिंग बट 1/2 पाई FC। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई इंटू 50 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻6। तो 2 इंटू 50 100, 100 मतलब 10⁻², 10⁻6, 10⁻2 कितना हो जाएगा? 10⁻4, 10⁻4 ऊपर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10⁻4 अपॉन 15 पाई। इसको सॉल्व करना पड़ेगा यूजिंग अ लॉग टेबल। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली आता है 212 ओम। अगर लॉग टेबल लाए हो ना, तो जो लाए वो तो चूज करो एटलीस्ट। उसके बाद हमको निकालना है IRMS। तो फॉर्मूला क्या होगा? ERMS इज इक्वल टू XC इंटू IRMS। तो IRMS विल बी इक्वल टू ERMS डिवाइड बाय XC। ERMS की वैल्यू कितनी है? 220, और ये कितना निकाला है? 212, तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.04 एम्पियर, 1 पॉइंट समथिंग ही आना चाहिए। अब उनने जो लिखा मैं तो वही लिख रहा हूँ, मुझे पता नहीं वो राइट है कि रॉन्ग है, वो रॉन्ग भी लिखते हैं वहाँ पर। तो इज़ बेटर कि तुम उसको सॉल्व कर लो। 1.04 के आसपास आ रहा है क्या? आई थिंक वही आएगा। 212 1, तो 8 बचेगा ना, 212 से जाएगा नहीं तो 1.0 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, 2 डेसिमल प्लेस इज सफिशिएंट। हाँ, थर्ड में अपने को निकालना है I0, I0 निकालना है। तो IRMS का फॉर्मूला क्या होता है? I0 बाय √2, तो मतलब √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुमको आ जाएगा I0। कितना आएगा वो? √2 इंटू 1.04, √2 की वैल्यू होती है 1.414, मल्टीप्लाई करो, गेट द आंसर। और हमको निकालना था कि व्हाट हैपेंस इफ द करंट फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी तो क्या क्या चेंज होगा। हाँ, हाफ था कि डबल था, पता नहीं, देख लेते एक बार। ये कॉपी का ये कर लो प्लीज सॉल्व। नेक्स्ट था कि इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड है, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल व्हाट विल हैपन टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट। तो देखो अगर फ्रीक्वेंसी डबल होगा तो XC क्या हो जाएगा? हाफ ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो XC कम होगा। वो
इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। तो फ्रीक्वेंसी डबल हो गई तो वो क्या हो जाएगी, हाफ। और करंट क्या हो जाएगी, करंट क्या हो जाएगा भाई, अगर I इज इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन एक्सी ना, तो अगर एक्सी हाफ हो गया, ई आर एम एस कॉन्स्टेंट है, तो करंट क्या हो जाएगा, डबल। आगे आंसर, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया बेटा, ये मैंने जो बोला, नहीं समझ में आया। देखो वो बोल रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो गई तो व्हाट विल हैपन टू द एक्सी। मुझे बताओ एक्सी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 पाई एफ सी। देखो 2 पाई कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। सी भी क्या है, कांस्टेंट है, वो भी चेंज नहीं हो रहा है। तो मतलब कहने से एक्सी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई बाई ट्वाइस, तो ये कितने से डिक्रीज हो जाएगी, तो मतलब हाफ ना, हाफ हो गई ना, ट्वाइस से डिक्रीज हो गई, मतलब कितनी हो गई, हाफ हो गई। तो आंसर हाफ आ गया। फिर वो पूछ रहा है करंट को क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो हमको पता है करंट का क्या होता है, आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन एक्सी। ये तो कांस्टेंट है तो चेंज नहीं हो रहा। तो अगर ये हाफ से कम हो गई तो ये कितने से बढ़ जाएगी, ट्वाइस से बढ़ जाएगी ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल फिर से। तो एक्सी बिकम्स हाफ एंड आई आर एम एस बिकम्स ट्वाइस। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, क्या बोल रहा है नेक्स्ट वो, 15 क्वेश्चन। An AC circuit consists of only an inductor of inductance 2 Henry. If the current is represented by a sine wave of amplitude 0.25 ampere and frequency 60 hertz, calculate the effective potential difference across the inductor. Effective मतलब क्या निकालना है हमको, ERMS निकालना है। तो calculate the effective potential difference across the inductor। पाई की वैल्यू दी है 3.142। स्टार्ट। डेटा देख लो क्या क्या चाहिए, L दिया हुआ है, F दिया हुआ है, साइन वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 0.25 मतलब क्या होगा, आई नॉट दिया हुआ है ना। तो आई नॉट कितना दिया है, 0.25 एम्पियर। आई नॉट दिया है, एल दिया है, एफ दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है। निकालो ई आर एम एस की वैल्यू फटाफट। अब सब फॉर्मूला देख रहे हैं पलट पलट के, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी लर्न करके नहीं आ रहे हो। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, आई नॉट दिया है ना, क्या आई नॉट से मैं पहले आई आर एम एस निकाल सकता हूँ, उसे आई आर एम एस निकाल लो। एक बार आई आर एम एस आ जाएगा तो क्या अपन एक्सेल निकाल सकते हैं। हाँ भाई, एल दिया और एफ भी दिया है ना, तो एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल, उससे एक्सेल आ जाएगा। फिर अपना फॉर्मूला क्या आएगा, ई आर एम एस इज इक्वल टू एक्सेल इंटू आई आर एम एस, तो सी आर एम एस भी आ जाएगा। एल कितना दिया है, 2 हेनरी। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 60 हर्ट्ज और आई नॉट दिया हुआ है 0.25 एम्पियर। ठीक है, अपने को क्या नहीं, पाई की वैल्यू भी दी हुई है 3.142। अब 3.142 दिया तो 3.14 तो लेना, 3.14 मत लेना। अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है ई आर एम एस। तो आप पहले कैसे निकालेंगे, पहले अपन आई आर एम एस निकालते हैं। आई आर एम एस कैसे निकालेंगे, आई नॉट अपॉन √2। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 0.25 डिवाइड बाय √2। ये तुम्हारा आ गया आई आर एम एस। अच्छा, फिर अपने क्या निकालना है, एक्सेल निकालना है। एक्सेल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा एल मतलब 2 पाई एफ एल। तो 2 इंटू 3.142 इंटू 60 इंटू 2, इससे तुमको क्या आ जाएगा, एक्सेल आ जाएगा ओम में। अब अपना फॉर्मूला क्या होता है, ई आर एम एस इज इक्वल टू एक्सेल इंटू आई आर एम एस। जो भी दोनों आंसर है मल्टीप्लाई करो, तुमको ई आर एम एस आ जाएगा। यही करना है हमको बार बार। आगे की मैथ है अब
ये तुमको खुद से निपटना है, आप कैसे करोगे? लॉग टेबल लाया तो लॉग टेबल यूज़ करो, मैंने लॉग टेबल भी यूज़ करना सिखा दिया है। पता नहीं आंसर कितना आ रहा है इसका, कितना आएगा 0.25 डिवाइड बाई √2 ना, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 2 0.125 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 0.125 इंटू √2 हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा 0.125 इंटू √2 मतलब √2 मतलब 1.414, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.125 इंटू 0.414। इसका कितना आ रहा है? वन 133.3 के समथिंग आसपास आना चाहिए, बराबर है। IRMS कितना आया वैसे? 1.76 के आसपास आया कि IRMS तुम लोगों ने निकाला ही नहीं? ठीक है, तो डायरेक्टली इसका जो आंसर आया इसको और इसको दोनों को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लॉग टेबल किसी के पास भी, खाली एक के पास ही लॉग टेबल, बाकी नहीं है? अबे तो निकाल के यूज़ कर, अंदर क्यों रखा हुआ है? सी दीज न्यूमेरिकल्स आर प्रेटी इजी, अगर फॉर्मूला आता है सिर्फ सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना है। समझ में आ रहा है? हाँ, अप्रॉक्सीमेशन CT में चल जाएगा, बोर्ड में थोड़ा मुश्किल है। CT में तो तू मार्क कर सकता है ना अकॉर्डिंगली। 3.14 दिया होगा बोर्ड में। तो बोर्ड में कैसे, अगर बोर्ड पेपर देखा है तो बोर्ड के पेपर में स्टार्टिंग में सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू दी है लोग, जो यूज़ होने वाले। सॉरी, दिया होगा, म्यू नॉट दिया होगा, एप्सिलॉन नॉट दिया होगा, पाई दिया होगा, स्मॉल g का वैल्यू दिया होगा, जो यूज़ होने वाला सब कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू देते हो लोग। तुम्हारे काइनेटिक गैसेस में जो कॉन्स्टेंट्स है, गैस कॉन्स्टेंट, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, वायन डिस्प्लेसमेंट, अगर वो यूज़ होगा तो वो देंगे, उनको देना ही पड़ेगा। वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तुम लर्न करके आओ उसको। बोर्ड वालों का दिल बहुत बड़ा है, वो तुमको देंगे सारी बातें। चलो हो गया डन। ये इसका आंसर आना चाहिए क्लोज टू 133.33 वोल्ट, ये आना चाहिए इसके आसपास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? हाँ चलो ये वाला सॉल्व करो। नेक्स्ट, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऑल्टरनेटिंग EMF ऑफ E220 sin 100 pi t is applied to a circuit containing an inductance of 1/pi Henry. Write an equation for instantaneous current through the circuit. तुमको पहले क्या लिखना है? इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन लिखना है। हमको पता है उसका इक्वेशन क्या होता है, I = I0 sin, उसके टर्म में तुमको इक्वेशन लिखना है वो। और फिर वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द AC करंट इन द गैल्वेनोमीटर। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ AC करंट इन द गैल्वेनोमीटर, यही क्वेश्चन है। स्टार्ट। सब डेटा दिया हुआ है, E की वैल्यू दी हुई है, E = 220 sin 100 pi t is applied to a circuit containing an inductance of 1/pi Henry। मतलब क्या दिया हुआ है? L दिया हुआ है। तुमको निकला है write an equation for instantaneous current through the circuit। स्टार्ट। इसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, खुद से लिखना है इसमें सर्किट का इक्वेशन। हाँ 22/10। देखो E = 220 sin 100 pi t, मतलब इसमें क्या क्या हम निकाल सकते हैं वैल्यू। E नॉट कितना है? 220। ओमेगा कितना है? 100 पाई। ओमेगा कितना है? 100 पाई, बराबर।
और एल की वैल्यू कितनी दी हुई है 1/पाई। अपने को लिखना है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन। अच्छा यहाँ पे करंट किसके थ्रू फ्लो हो रहा है, इंडक्टेंस के। तो करंट और ईएमएफ के में रिलेशन क्या होता है, करंट ऑलवेज लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय π/2, याद आ रहा है। तो इसका इक्वेशन होना चाहिए I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ओमेगा की वैल्यू सेम है ना, 100 पाई रहेगी दोनों के लिए, ओमेगा थोड़ा चेंज होगा। ये मैंने कल ही कराया था गाइस, थोड़ा सा रिवाइज करके आते तो ये आराम से कर लेते। तो E इज इक्वल टू 220 साइन 100 पाई टी और L का वैल्यू दिया हुआ है 1/पाई हेनरी। वो अपने को पहले क्या बोल रहे हैं भाई, अपने को इक्वेशन निकाल के बताओ करंट का। तो पहले तो अपने को मालूम होना चाहिए जब करंट फ्लो होगा इंडक्टेंस में तो करंट का रिलेशन ईएमएफ के साथ क्या होता है, इट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय π/2। तो इसका एक्चुअल इक्वेशन होना चाहिए I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ये अपना इक्वेशन होना चाहिए। अब इसमें अपने को पहले आई नॉट की वैल्यू डालनी है और ओमेगा, ओमेगा तो क्या रहेगा 100 पाई, वो तो चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 100 पाई। आई नॉट को निकालो, आई नॉट का फॉर्मूला क्या होगा, आई नॉट को मैं लिख सकता हूँ ई नॉट अपॉन एक्सएल ना भाई, ई नॉट अपॉन एक्सएल हो जाएगा ना इंडक्टेंस है। तो अगर कैपेसिटेंस होता तो क्या हो जाता, ई नॉट अपॉन एक्स ही हो जाता। बस हो गया सॉल्व, तो डाल दो अब। तो ई नॉट कितना है 220, एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100 पाई और एल की वैल्यू कितनी है पाई। तो पाई पाई कैंसिल, कितना हो गया ये 100, तो ये कैंसिल हो गया ये। साइन ओमेगा की वैल्यू अभी भी कितनी है 100 पाई, तो 100 पाई टी माइनस π/2 बराबर 22/10 मतलब 2.2, करेक्ट यही आएगा। 220/100 साइन 100 पाई टी माइनस π/2, ये तुम्हारा क्या हो गया इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन हो गया। उसने आप क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एसी करंट फ्लोइंग इन द गैलोमीटर, मतलब हमको क्या निकालना है IRMS निकालना है। IRMS निकाल लो, IRMS का फॉर्मूला क्या होगा, IRMS विल बी इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2। इस इक्वेशन को देखो, आई नॉट की वैल्यू कितनी आई है 2.2, डाल दो वैल्यू 2.2 डिवाइड बाय √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, दैट्स योर आंसर। हो गया, यही करना है। समझ में आया, फॉर्मूलाज अगर आते हैं तो दीज आर वेरी इजी। वन 1.414 ना √2, 22/7 कैसे होगा, 22/7 कैसे होगा, 3.14 थोड़ा है 1.414 है। हाँ 0.707 1.555 बराबर 1.55 एम्पियर के आसपास आएगा आंसर, करेक्ट। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट, ये सबने कॉपी कर लिया है, जो लोग कॉपी करना है कॉपी कर लो ठीक से। किया है हमने कॉपी, ये भी खत्म। और क्या है, तो सेम है। चलो चालू हो जाओ। 17 A 25 microfarad capacitor, a 0.10 Henry inductor and a 25 ohm resistor are connected in series with an AC source whose EMF is given by E is equal to 310 sin 314 t volt। मतलब ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू दी है EMF की इक्वेशन के फॉर्म में। What is the frequency, reactance, impedance, current and phase angle of the circuit। ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, कम से कम तुम लोग 15 मिनट लोगे, मुझे पता है। चालू हो जाओ, सब निकालना है इसमें। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, रिएक्टेंस निकालना है, इम्पीडेंस। अच्छा रिएक्टेंस का मतलब क्या क्या निकालना है, एक्सएल एक्सी दोनों निकालना है, उसका मतलब वो है एक्सएल भी निकालना है और एक्सी भी निकालना है। फिर इम्पीडेंस निकालना है, करंट निकालना है और फेज एंगल ऑफ द सर्किट मतलब फेज डिफरेंस निकालना है बेसिकली। स्टार्ट, डेटा ले लो पहले फटाफट, क्या क्या दिया हुआ है। सी दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ई नॉट भी दिया ही हुआ है। ई नॉट की वैल्यू कितनी होगी 310,
ओमेगा भी दिया हुआ है, कितना दिया है 314, तो से एफ निकाल सकते हैं हम। चालू हो जाओ, पूरा मैथ है अभी ये। चलो सॉल्व करो, मैं आराम करता हूँ पीछे। क्या निकालना अपने को, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी ना, ओमेगा 314 है तो ओमेगा जो 2 पाई एफ कितना आएगा 50 हर्ट्ज बराबर। नेक्स्ट अब रिएक्टेंस निकालो, एक्सएल एंड एक्ससी निकालना है, तो एक्सएल विल बी ओमेगा एल, ओमेगा के वाले 314 इंटू 0.10। सबको एक्सी आ रहा है क्या अभी, एक्सएल और एक्सी? अच्छा देखो एक मिनट, मेरे को वापस बता क्या आ रहा है वैल्यू 127 और वो कितना आया 31 पॉइंट। अच्छा एक काम करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो एक बार, आ रहा है क्या यही आंसर? मतलब पता है उन्होंने क्वेश्चन में क्या, उन्होंने एक्चुअली वहाँ पे लिखना भूल गए, वहाँ पे होना चाहिए टोटल रिएक्टेंस। टोटल रिएक्टेंस मतलब क्या होगा, एक्सएल माइनस एक्सी, वो होगा तुम्हारा टोटल रिएक्टेंस। उन लोगों ने क्वेश्चन में लिखना भूल गए, वो होना चाहिए टोटल रिएक्टेंस। तो जो भी एक्सएल आया एक्सी आया दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, उसका मॉड लेंगे हम हमेशा, तो वो तुम्हारा टोटल रिएक्टेंस आएगा 96 पॉइंट के आसपास आ रहा है, 96 हो, हाँ देखो वही आएगा आंसर बराबर है। तो वहाँ पे क्वेश्चन में लोग होना चाहिए टोटल रिएक्टेंस। टोटल रिएक्शन मतलब एक्सएल माइनस एक्सी का निकालना है हमको वैल्यू। एक्सी 127 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। ये तुम लोगों ने कैसे निकाला, कैल्सी यूज कर रहे हो? तुम लोग कैल्सी यूज कर रहे हो, काम करो पेपर में भी कैल्सी लिख के जाओ फिर बराबर। तो बोलो इतना जल्दी कैसे कर रहे हैं लोग सॉल्व, ऐसी कौन सी एंशिएंट टेक्निक आती है लोगों को? निकालो 1/2 पाई एफ सी से निकालोगे एक्सी की वैल्यू, तो वो हो जाएगा 1/100 पाई इंटू 25 इंटू 10⁻⁶। 10⁻⁶ ऊपर जाएगा तो 10⁶ हो जाएगा वो, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। लॉग टेबल निकालो, अगर लॉग टेबल है तो लॉग टेबल से सॉल्व करो उसको। गाइस लॉग टेबल को तुम छोड़ नहीं सकते वैसे। अरे सोचा सोचा है, सोचा 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 आराम से सो। चलो डन, लॉग टेबल दे दो। लॉग टेबल बंद क्यों रखा है, लॉग टेबल खोलो और सॉल्व करो। लॉग टेबल क्यों बंद रखा है, दिखाओ लॉग टेबल दिखाओ। चलो सब लोग निकालेंगे, अब मेरे को लॉग टेबल से निकाल के दिखाओ वैल्यू। ये भी देखो जरा कितने लोगों को आता है, लॉग टेबल भी नहीं आता है। घर जाओ, नहीं आता तो घर जाओ, अगर लॉग टेबल यूज करने नहीं आ रहा है तो। तुम्हारा कितना आ रहा है, फ्रैक्शन कितना आ रहा है? 10⁶ ऊपर आया और नीचे कितना आया? ये 314 क्यों किया? अच्छा 1/ωc, ओके डायरेक्टली किया है, ठीक है। तो 10⁶/7850 निकालो लॉग टेबल से। यह काम करो, रेसिप्रोकल यूज करो बेस्ट। ये देखो रेसिप्रोकल भी दिया हुआ है, दिमाग यूज करना चाहिए अपने को कभी कभी। रेसिप्रोकल दिख रहा है यहाँ पे, ये रेसिप्रोकल दिया हुआ है। तो 7850 है ना, इसको हम बनाते हैं 7.8 है ना, फिर 7.8 का 5 और फिर 0 उसको ऐड करना है। हाँ अब ऐड करो माइनस करो क्या फर्क है, 0 ही है ना। 7.8 का 8 1269 दिख रहा है वहाँ पे। 7.8 का 5 is 1276। क्या 1276 ना, बराबर बराबर, और 0 ही है ना, 0 ही है ना हाँ बराबर। तो कितना आ जाएगा 126 आया ना, 1276 और अभी 1276 इंटू 10⁶। तो ये अच्छा ना ना ना, ये कैसे आंसर आएगा, इसमें अब डेसिमल डालना है अपने को। कितना डेसिमल, अपने को पहले इसको 1.7.850 बनाया था ना, तो कितने से मल्टीप्लाई किया था उसको? 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया था ना। 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻³ तो कितना हो जाएगा? 10:3। ओके ये 1.276 है।
तो 1.26 × 10⁻³ कितना आ गया? 127.6 आ गया ना? यही तो करना है। इम्पीडेंस कुछ इतना आ रहा है। ओके वेट, देखो ध्यान से। अब ये जो क्वेश्चन है इसको तुम रेसिप्रोकल से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर तुमको XC की वैल्यू आएगी 10⁻⁶/7850 कुछ निकाला है लोग ने वैल्यू, ठीक है? 785 10⁻⁶ को दूर रखो, 1/7850 का रेसिप्रोकल निकालो। अगर लॉग टेबल तुम्हारे पास है तो रेसिप्रोकल में जाओ, यहाँ पे सबको डेसिमल में दिया है 2 डिजिट के। 7850 को क्या बनाओ? 7.850 बनाओ और 7.8 की वैल्यू निकालो 5 को देख के। वो देखो एग्जैक्ट सेम आंसर आएगा, एकदम फटाक से हो जाएगा वो सॉल्व, ठीक है? अब एक्सेल में आंसर आएगा 127.6 समथिंग आएगा। इम्पिडेंस निकालो। अब इम्पिडेंस का क्या होगा? Z = √R² + XL - XC द होल स्क्वायर। XL - XC द होल स्क्वायर हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। XL - XC द होल स्क्वायर हमने ऑलरेडी निकाल लिया है 90.59। R की वैल्यू कितनी है? 25। तो 25 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उसका रूट प्लस है क्या? R² + XL - XC द होल स्क्वायर होता है ना। 5 बार लिखा है, 99 के आसपास आ रहा है यहाँ पे। थर्ड में अपने को निकालना है करंट, नहीं IRMS। I0 क्यों निकालना है? हाँ IRMS निकालना है। जिसको नहीं आ रहा है वो देख लो एक बार कैसे सॉल्व करना है। हाँ एक्यूरेट ही है, मतलब 4-5 डिजिट तक। एक बार देख लो कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को जिसको नहीं आया है। ओमेगा दिया है 314 और एल कितना दिया है? गाइस तुम लोग अगर आवाज करोगे तो मैं खत्म कर दूंगा टॉपिक। हो गया, फिर घर पे कर लो। अगर इतना आवाज करना है तो घर पे कर लो, छोड़ो फिर मैं क्यों करवा रहा हूँ। तुम कर लोगे ना घर पे आराम से, वैसे भी फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है। छोड़ो, मैं नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। फिर आवाज़ करोगे तो टॉपिक खत्म कर दूंगा मैं। तुम लोग ठहरे स्कॉलर, तुम तो कर लोगे, खुद से कर लो। जिनको नहीं आया मैं उनके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बच्चे लोग क्लास मिस करके आए। मैं उनके लिए लिख रहा हूँ बोर्ड पे कैसे करना है। एटलीस्ट फॉर्मूला तो देख लो, जो कर रहा है वो सॉल्व करो चुप करके। लॉग टेबल तो लॉग टेबल यूज़ करो। एल और सी का वाले दिया है, ओमेगा वाले दिया है, और किसका दिया है? आर का वाले दिया है। कितना दिया है? 25 ओम दिया हुआ है। अपने को पहले क्या निकाला था? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सब लोगों ने निकाल ली होगी, कितनी आएगी? 50 हर्ट्ज। ये मैं निकाल के नहीं बता रहा हूँ। ओमेगा = 2πf, पाई की वैल्यू 3.14 होती है तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब अपने को निकालना था रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का मतलब क्या होता है भाई? मॉड ऑफ XL - XC, ये निकालना है हमको। इसको बोलते हैं टोटल रिएक्टेंस बोलते हैं इसको। तो पहले XL निकालो फिर XC निकालो। XL कैसे निकालेंगे हम लोग? ओमेगा L। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 314 और L कितना दिया है? 0.10, मतलब 10 × 10⁻⁻1 तो -1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये? 31.4 ओम आ जाएगा। ये सबको आया एटलीस्ट XL। अब XC निकालो। XC का आएगा 1/ωc। इसको सॉल्व करोगे तो 1/314 × 25 × 10⁻⁻6 आएगा। 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा, 10⁻⁶ हो जाएगा। नीचे तुम्हारा बच रहा है 1/314 × 25। तुमने इसको मल्टीप्लाई किया, कितना आया था? 7850। ये तुम्हारा आ गया था 7850। अब देखो इसको रेसिप्रोकल से कैसे निकालते हैं वो देख लो एक बार, वो इजी हो जाएगा काम। तो इसको पहले बनाओ 7.8। तो 7.850 बनाने के लिए मेरे को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10⁻³ से। और ऊपर ऑलरेडी कितना है? 10⁻6 है ऑलरेडी। 10⁻³ ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -6 - 3 कितना हो जाएगा? 10⁻3। छोड़ दो उसको वैसे ही, ये 10⁻3 हो गया। अब 1/7850 का रेसिप्रोकल निकालना है हमको। तो टेबल को वो 10:6 को ऊपर लेके जाओ, वो 25 पाई बन जाएगा और ऊपर फिर 10:4 और वो सब। फिर वही सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4/3.14 ही होगा, फिर वही सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो और भी इजी है, इसमें फटाक से आंसर आ जाएगा। रेसिप्रोकल टेबल देखना है। मैं रेसिप्रोकल टेबल यूज़ करना सिखा रहा हूँ। चलो इस में हो रहा है फटाक से।
पर बाकी में नहीं हुआ तो फिर रेसिप्रोकल टेबल यूज़ करने आना चाहिए लोगों को। तो अब क्या देखना है, रेसिप्रोकल टेबल खोलो एक बार, लॉग टेबल है तो 7.8 का देखो 5 कितना आएगा वो, नहीं ज़्यादा आएगा, 1272 नहीं आएगा, 78 का 5 देख, 78 का 7.8 का 5 1274। तो देखो अब तुम अगर देखोगे सब में वैल्यू किस में दी हुई है, पॉइंट में दी है ना वैल्यू, मतलब 0 पॉइंट में आएगा। तो कितना आएगा 0.1274 इंटू 10⁻³ आ गया। 10⁻³ को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा ये 127.4। ये आ गया सर, हो गया सॉल्व, आ गया। क्या आ गया हमको, एक्सी भी आ गया। अब तुमको क्या निकालना है, एक्सएल माइनस एक्सी निकालना है। एक्सएल की वैल्यू कितनी थी 31.4, ये कितना आया, सबट्रैक्ट करो, आंसर आ गया। ये इतना डिफिकल्ट, अगर लॉग टेबल अगर हाथ में है तो बहुत फटाफट हो जाएगा सॉल्व। तो रेसिप्रोकल समझ रहे हैं कैसे निकालना है, रेसिप्रोकल हमेशा डेसिमल डालना है एक डिजिट के बाद और फिर उसकी वैल्यू निकालनी है रेसिप्रोकल टेबल से। इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा 0 पॉइंट समथिंग ही आना चाहिए, लॉजिक है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। तो 0.1274 आया इंटू 10⁻³ तो कितना आ गया 127.4। अब इसका निकालो कितना आएगा 127.4 माइनस 31.4 कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 96 ओम। वहाँ पे आंसर 95.9 था, सही आया अपना आंसर। एक बार ये आ गया रिएक्टेंस। अब क्या निकालना है अपने को, इम्पिडेंस। इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ r² प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। r² मतलब r कितना दिया हुआ है 25, ये कितना हो जाएगा 625 और ये कितना निकाला हमने 96 निकाला, 96 का स्क्वायर। ऐड करो और अब वही लॉग टेबल से स्क्वायर रूट निकालो। उन लोग ने उसने वो भी दिया हुआ है, स्क्वायर रूट्स भी निकालो। कितना आ रहा है टोटल वैल्यू, कितना आ रहा है 9265। 96 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। क्या बोल रहे हो, 96 का 576 कैसे होगा, कितना होगा 96 का स्क्वायर 625 प्लस 9216। अब ऐड करो उसको, कितना आ रहा है 9841। अब निकालो इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे अब इसका, 96 के आसपास आना चाहिए, करेक्ट है, बराबर है। 97 का स्क्वायर कितना होता है 97 9409। अच्छा और 98 का 96। हाँ तो इसका 98 के आसपास आना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। 9841 है ना, तुमने अभी 98 का स्क्वायर बताया ना, कितना आया है, हाँ बराबर है। तो 9604 में और डालोगे तो 984, 98 के आसपास आना चाहिए इसका, 98 पॉइंट समथिंग। कितना है, हाँ तो फिर 99 आएगा, तो 99 आएगा बराबर। यस क्या सबको स्क्वायर रूट निकालने आ रहा है यहाँ पे। 9841 का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 99 के आसपास है, तो 99 पॉइंट समथिंग आना चाहिए इसका आंसर। अगर लॉग टेबल है तो उससे फटाक से आ जाएगा आंसर। और क्या निकालना है हमको अभी क्वेश्चन में, IRMS। IRMS कैसे निकालेंगे अब, I0 निकाला है क्या ऑलरेडी, ओके Z अपना कितना आया है 99 पॉइंट, कितना है वैल्यू आगे, पॉइंट के आगे कितना आएगा 99 ले लूँ मैं इसको 99 और E0 कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 310। तो Z की वैल्यू 99 समथिंग आ गई और E0 दिया हुआ है 310 वोल्ट। अपने को क्या निकालना है, पहले I0 निकाल लो,
तो आई नॉट कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यह आई नॉट अपॉन आई आर एम एस इंटू √2 हो जाएगा ना, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ई नॉट अपॉन जेड, इससे आई नॉट निकालो, जो आंसर आएगा उसको √2 से डिवाइड कर दो, दैट्स योर आंसर। तो कितना हो जाएगा, ये तो शायद आ जाएगा ना 310 डिवाइड बाई 99 के आसपास, नहीं √2 तो बाद में, पहले आई नॉट कितना आएगा, डायरेक्ट आई आर एम एस निकाल लिया, तो आई आर एम एस इंटू √2 करेंगे ना, डिवाइड बाई √2, तो ये √2 मतलब 1.414, तो जो आंसर आएगा उसको 1.417। देखो अब ये क्वेश्चन में लॉग टेबल चाहिए, ये कैसे करोगे, उसके बिना नहीं होगा ये, लॉग टेबल लेके घुमा करो प्लीज़, इसको निकालो लॉग टेबल से कितना आ रहा है इसका, इसको चाहिए तो सिंप्लीफाई करो, 310 डिवाइड बाई 99 को सिंप्लीफाई करो, ये तो मैथ कर सकते हो ना। इसका आंसर आना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 3.1 डिवाइड बाई 1.414, 2.2 के आसपास आ रहा है क्या, 2.19 अप्रॉक्सीमेटली आएगा, 2.19 एम्पियर के आसपास आना चाहिए आंसर, 2.19 या 2.2 के आसपास आना चाहिए आंसर। देखा ये अप्रॉक्सीमेटली कैसे किया, 310 को मैंने इसको 100 ले लिया सपोज, तो ये हो जाएगा 3.1 डिवाइड बाई 1.414 करोगे तो इसकी अप्रॉक्सीमेट आती है 2.19 के आसपास। सही किया ना मैंने, 99 को 100 ले लिया, अरे ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ आप क्या निकालना है, फेज डिफरेंस निकालना है, फेज डिफरेंस निकालो, फेज डिफरेंस कोई भी यूज़ करो, cos फाई यूज़ करो, tan फाई यूज़ करो, फाई तो सेम आएगा ना, tan फाई इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, आर का ले 25 अपने को मालूम है, एक्सएल माइनस एक्सी कितना निकाला अपन ने 96 ओम, तो 96 डिवाइड बाई 25 दैट शुड बी 3 पॉइंट समथिंग, तो tan इनवर्स 3 कितना होता है, थ्री 3.9 आ रही है, 96 डिवाइड बाई 25 इज 3.84, 3.84, 75 डिग्री के आसपास आना चाहिए, 75 डिग्री के आसपास। Finished. Tan phi will be nothing but equal to XL minus XC upon R. इसका वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 96 और R की वैल्यू कितनी है 25, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3.84, तो phi will be equal to tan इनवर्स 3.84, तो इसका वैल्यू आएगा अप्रॉक्सीमेटली 70.4 डिग्री, ये आना चाहिए 75.4 डिग्री के आसपास आना चाहिए, tan इनवर्स 3.84। अब शायद उसको रेडियन में पूछेंगे तो रेडियन में कन्वर्ट करने आ जाएगा ना। नेक्स्ट, चलो 18 क्वेश्चन, शायद इसमें लॉग टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। अ कैपेसिटर ऑफ 100 माइक्रोफैरेड, अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम and an inductance of 0.5 Henry are connected in series with a 110 volt 50 hertz source. Calculate the RMS value of current in the circuit. IRMS निकालना है इसमें। कैपेसिटर दिया है, इंडक्टेंस दिया है और रेजिस्टेंस दिया है, सीरीज में कनेक्ट किया है, 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, मतलब ERMS भी दिया है और फ्रीक्वेंसी भी दी है, अपने को RMS वैल्यू निकालनी है करंट की। IRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन Z, तो पहले Z निकालना पड़ेगा। इसमें भी लॉग टेबल लगेगा, XL और XC निकालना पड़ेगा यहाँ पे भी। XC विल बी 1/2 पाई FC,
लगेगा लॉग टेबल। पहले बताओ इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर। एक्सएल का फॉर्मूला होगा ओमेगा इंटू एल, एक्सी का फॉर्मूला होगा 1 ओमेगा सी, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। सब दिया हुआ है क्वेश्चन में, सब्स्टिट्यूट करके निकालना है आंसर। एक्सेल तुम्हारा आना चाहिए 50 पाई ओम आना चाहिए एक्सेल। एक्सी सॉल्व करो 1/2 पाई एफ सी, 100 बाय पाई। अच्छा अभी काम करो, पाई को निकालो मत, पाई की वैल्यू डालो मत, अब सीधा यूज करो अंदर। याद करो पाई का अगर एलसीएम लोगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा ना, और पाई स्क्वायर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है 10। सब्स्टिट्यूट करो, वैसे निकालो आंसर। अब अप्रोक्सीमेशन में जिंदा रहना पड़ेगा तुमको, लॉग टेबल नहीं है तो। एक्सेल आएगा तो एक्सेल तुम्हारा आएगा 50 पाई और एक्सी कितना आएगा 100 पाई। अपने को आरएमएस निकालना है ना, तो उसको डिवाइड कर ईआरएमएस को। ईआरएमएस कितना है 110 है। नहीं रे इतना कम नहीं आएगा, अरे 50 स्क्वायर है रे, 50 स्क्वायर है भाई, आर स्क्वायर होता है, 50 स्क्वायर 2500 हो जाएगा। ऐसा क्या कर रहा है? चलो एल का वैल्यू कितना है? हाँ 0.5 हेनरी, और सी का कितना है 100 माइक्रोफैरेड। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 10⁻⁻4 फैरेड हो जाएगा। अच्छा फिर फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 50 हर्ट्ज, और ईआरएमएस कितना दिया हुआ है 110 वोल्ट। तो पहले क्या निकालो, एक्सएल निकालो। ओमेगा एल दैट इज नथिंग बट 2 पाई एफ एल, दैट इज नथिंग बट 2 इंटू पाई इंटू 50 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻1। तो ये ज़ीरो गया, तो ये आ जाएगा 50 पाई ओम। फिर एक्सी निकालो 1 ओमेगा सी विच इज नथिंग बट 1/2 पाई एफ सी। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 100 पाई, और ये हो जाएगा 10⁻⁻4। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस, तो 100 बाई पाई आएगा। Z इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर। तो R की वैल्यू कितनी है 50 स्क्वायर प्लस एक्सएल की वैल्यू कितनी है 50 पाई माइनस 100/पाई का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 50 पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 50 स्क्वायर प्लस 50 पाई स्क्वायर माइनस 100/पाई का होल स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली 10, तो ये हो जाएगा 500। तो 500 माइनस 100 कितना हो जाएगा 400। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2500 प्लस 500 माइनस 100 कितना हो जाएगा 400। सो 400/पाई का होल स्क्वायर। तो तेरा इम्पीडेंस इतना कम कैसे आ रहा था? हाँ अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपने को आगे। हाँ तो पाई स्क्वायर फिर से जाएगा ना यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, या इसको
400 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 × 10⁴ 16 × 10⁴ डिवाइड बाय 10। तो फिर 10⁻³ तो ये कितना हो गया ये 2500 प्लस 16 × 10⁴ डिवाइड बाय पाई स्क्वायर ना, दैट इज हाउ मच 10। तो ये कितना हो गया 10⁻³ हो गया। तो अब कैसे निकालेंगे, लेकिन हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? और फिर 2.5 ले सकते हैं इसे, फिर बाहर 2.5 × 10⁻³ करोगे तो 2.5 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? स्क्वायर क्यों निकालें? 2.5 को फिर ऐड करना पड़ेगा 16 से, तो कितना हो जाएगा 18.5। तो 18.5 का रूट कैसे निकालोगे आप? सर आंसर क्या है? 16,000 प्लस 2,500 दैट इज नथिंग बट 18,500। तो 18.5 इंटू 100 को बात तो कितना हो जाएगा 18.5 का निकालो फिर रूट निकालो, लॉग टेबल यूज करो 18.5 निकालने का। अच्छा एक सेकंड किसका निकालना है मेरे को रूट? 18.5 185 का निकालना है। चलो तुमको मैं एक टेक्निक बताता हूँ कैसे निकालते हैं रूट्स निकालने की टेक्निक एकदम सिंपल है। इसको सीटी में यूज़ करना, बोर्ड में यूज़ मत करना इसको, ठीक है? इसको वैसे रहने दो। ये कितना आ रहा है फाइनल अपना 185 और बाहर कितना निकाला है 10 निकाला है बाहर, 10 निकाला है, ठीक है? अब देखो 185 का स्क्वायर रूट निकालना है। 185 के पहले सबसे पहले ऐसा परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो जो 185 के एकदम नज़दीक है। 116 13 स्क्वायर कितना होगा 13, ठीक है? तो 13 हो गया प्लस, ठीक है? अच्छा कितना निकाला था उन्होंने 169 था ना उसका स्क्वायर। फिर 185 माइनस 169 करो कितना हो जाएगा 16, करेक्ट 16 हो जाएगा। 16 डिवाइड बाय, फिर ये जो वैल्यू आई है ना 185 में से जो वैल्यू, अच्छा ये जो 13 की जो वैल्यू आई है इसका डबल करो कितना हो जाएगा 26 2 8 ज़ा 2 13 ज़ा, इसको सॉल्व कर लो जो भी आंसर आएगा 0.80 का है। कितना बचा 13 6 ज़ा 78 बराबर 2 बचा, कितना आएगा 13, कितना आ गया आंसर 13.61 आंसर आ गया। अब देखो इसका स्क्वायर रूट निकाल कर देखते हैं क्या एग्जैक्टली यही आ रहा है क्या। रूट ऑफ 185 13.6 समझ में आ गया ये कैसे निकालना है इसको रूट को। तो कुछ करना नहीं, इसके आसपास का हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है, उसको लिखना है यहाँ पे, उसका आंसर उसका स्क्वायर रूट लिखना है, परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिखना है, प्लस जो हमने वैल्यू निकाली है और जो परफेक्ट स्क्वायर है उसके इसका डिफरेंस लिखना है, और इसका जो आंसर आया परफेक्ट स्क्वायर का उसको क्या करना है डबल करके डिवाइड करना है। तो इसमें फटाक से आंसर आएगा 13.61। दिस इज़ अ वेरी एंशिएंट टेक्निक जो इजिप्शियन लोगों ने बनाई 2000 ईयर्स अगो। ये उस तरीके से स्क्वायर निकालते थे वो टाइम, और देखो एग्जैक्टली कैलसी में वैसा ही आंसर आ रहा है। तो कितना आएगा 13.6 और इंटू 10 भी तो होगा ना, तो कितना हो जाएगा 136.1, तो ये आ जाएगा 136.1 ओम। अच्छा अब कितना दिया था उसने ERMS कितना दिया है 110, तो डिवाइड करो 110 को 0.808 आना चाहिए आंसर। मेरे ख्याल से वहाँ पे चेक आंसर भी वही आ रहा है शायद वहाँ पे भी। तो ये स्क्वायर की टेक्निक याद रखो, सीईटी में यूज़ करने के लिए काम आएगी, बहुत फटाफट निकल जाएगा इससे स्क्वायर। लेकिन इसके लिए तुमको परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। तो मैं तो बोलूँगा 40 तक के स्क्वायर लर्न कर लो, पूरे हो जाएंगे आराम से। 40 तक के स्क्वायर तो आराम से लर्न कर सकते हो। आई थिंक 20 तक के स्क्वायर तो सबको याद होंगे, 30 तक के भी शायद याद होंगे, 40 तक के कर लो तो सॉल्व हो जाएगा फटाफट। क्लियर है चीज़? तो इससे फटाफट स्क्वायर रूट निकाल सकते हो विदाउट यूजिंग कैलसी। तुमको लॉग टेबल की ज़रूरत भी नहीं है, पर फिर ये बोर्ड में भी चल जाएगा। तो कितना आ रहा है 0.808 के आसपास आना चाहिए आंसर। 0.808 चेक करते हैं आंसर आ रहा है क्या वहाँ पे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे IRMS विल बी इक्वल टू ERMS डिवाइड बाई Z। ERMS की वैल्यू कितनी है 110 और Z कितना निकाला हमने 136.1। इसको सॉल्व करोगे तो 0.808 एम्पियर के आसपास आना चाहिए।
दैट शुड बी योर आंसर। चेक कर दे आंसर आ रहा है क्या वहाँ पे भी सेम। जीरो 0.816 आया ना अपना, 0.808 राउंड ऑफ करो 0.81 आ जाएगा, तो अपना आंसर आया है लगभग आसपास। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करो आप 19। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर विच व्हेन पुट इन सीरीज with a 10 ohm resistor makes the power factor equal to 0.5. Assume an 80 volt 100 hertz AC supply. चलो हम लोग को C की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन पे। पावर फैक्टर मतलब क्या होता है, cos फाई दिया है, cos फाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.5। आंसर निकालो, डालो, सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकालो। C की वैल्यू निकालनी है हम लोग। यहाँ पे C और R को क्या डाला हुआ है, सीरीज में डाला हुआ है यहाँ पे, तो उसका जो इम्पिडेंस होगा वो होगा R² प्लस XC²। यहाँ पे L है ही नहीं। फॉर्मूला आता है तो सीधा सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी दी हुई है 100 हर्ट्ज और ERMS दिया हुआ है 80 वोल्ट। सॉल्व। सबने डेटा लिख लिया सब लोग ने, तो सॉल्व करो प्लीज। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 100 हर्ट्ज और ERMS दिया हुआ है, कितना दिया था ERMS 80 वोल्ट। फिर C निकालना है और R कितना दिया हुआ है 10 ओम। ठीक है, F दिया हुआ है, R दिया हुआ है, C निकालना है हम लोग को। और क्या निकालना था हमको बेसिकली क्वेश्चन में, खाली कैपेसिटी निकालना, राइट। निकालो चलो, क्या फॉर्मूला होगा, Z इज इक्वल, हाँ पावर फैक्टर दिया हुआ है, cos फाई दिया हुआ है, कितना दिया है 0.5। अपनी को Z निकालना है, अपन Z निकाल सकते हैं क्या। cos फाई का फॉर्मूला क्या होता है R/Z, यस और नो। तो cos फाई विल बी इक्वल टू R/Z। बराबर R/Z। तो cos फाई कितना दिया है 0.5, R दिया हुआ है 10, तो Z कितना हो जाएगा 20 ओम आ गया Z। अब Z निकालने का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R² प्लस XC²। यहाँ पे L है ही नहीं, तो पहले XC निकालो। नहीं XC नहीं निकलेगा, पहले तो हमको XC निकालना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, Z² इज इक्वल टू R² प्लस XC²। तो XC² विल बी नथिंग बट इक्वल टू Z² माइनस R²। Z कितना निकाला 20 और R कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 400 माइनस 100 कितना हो जाएगा 300 ओम आ गया XC। इसका रूट निकालना है भाई, इसका रूट निकालना है। ठीक है, तो √3 तो कितना होता है 1.732 इंटू 10 ना, तो कितना आ जाएगा ये 17.32 ओम आ गया, ये XC आ गया। XL माइनस XC अपॉन R। हाँ वो भी कर सकते हैं, मैंने cos फाई से निकाला Z का वैल्यू, XC का वैल्यू कितना आ गया 17.32 ओम आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, C निकालना है। XC का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 पाई FC। XC का वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू पता है, F का वैल्यू पता है, C निकालना है। फिर से आ गया लॉग टेबल पे वही कहानी, सॉल्व करो अब। निकालो C कितना आएगा, $17.32 आ रहा है XC। अगर लॉग टेबल है तो लॉग टेबल यूज करो, फटाफट निकाल लो वैल्यू। F की वैल्यू 100 है,
तो वो 200 हो जाएगा। तो 200 पाई इंटू 17.32 C इज इक्वल टू 1/200 पाई इंटू 17.32। देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस में उनको लॉग टेबल से बेटर है रेसिप्रोकल निकालना। C का वैल्यू कितना आएगा? फिनिश्ड 92 और लेकिन फैरेड में निकालना है अपने को 90 92 इंटू 10⁻6 फैरेड। हाँ राइट आंसर है, बराबर है, उसके आसपास आना चाहिए। यूज़ करो रेसिप्रोकल अगर इफ़ यू कैन, तो C हो जाएगा C इज इक्वल टू 1/2 पाई FC हो जाएगा। टू पाई XC हो जाएगा। तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू 1/2 इंटू पाई इंटू 100 इंटू C का वैल्यू कितना निकाला था हमने XC का 17.32। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 200 पाई इंटू 17.32। तो ये 2 0 गया था 1732 हो गया। ये उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 ज़ा 6 ज़ा 2 7 ज़ा 14 1 3 4 6 4 पाई होगा। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 1008 फिर इसको रेसिप्रोकल निकालो एंड गेट द आंसर। इसको मल्टी देखो, अब ये तो लॉग टेबल यूज़ करना पड़ेगा ना इसके लिए, तो थोड़ा खुद से करोगे। इसको 1/3464 को मैंने 5 बनाए। इंटू 3.14 से मल्टीप्लाई करो। इसका जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल निकालो। फिर तो अभी इसको कितना आ रहा है? 108,796 और डेसिमल नहीं आएगा, 7 के बाद है, ठीक है यहाँ पे, राइट। अच्छा अब अपने को क्या बनाना है? इसको 1.087 बनाना है, करेक्ट है। अपने को क्या बनाना है? 1.087 बनाना है इसको। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1087 बनाने के लिए? 10⁻³ इसको हम लिख सकते हैं 108796 इंटू 10⁻² ना, हाँ ऊपर जाएगा 10⁻² हो जाएगा, राइट, बराबर है, यस और नो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1/108,796 इंटू 10⁻²। ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻²/108,796। इसको मेरे को क्या बनाना है? 1.08796 बनाना है। कितने से मल्टीप्लाई करूँगा मैं इसको? 10⁻1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। 5 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -5। तो ये कितना हो गया आंसर? 10⁻³ और ये कितना हो गया? 1 आ गया। अब इसका रेसिप्रोकल निकालो, इसका रेसिप्रोकल निकालो 1/1.08 का, 1.08 का निकालो, कितना आएगा? 0. कितना आ रहा है? 925, 0.925। तो कितना हो गया ये? 925 इंटू 10⁻⁻6 9.25 इंटू 10⁻⁻5 फैरेड। दैट्स योर आंसर। आ तो गया आंसर। थोड़ा दिमाग यूज़ करोगे तो बिल्कुल आएगा आंसर। गलत क्यों है आंसर? गाइस आई हैव यूज्ड रेसिप्रोकल। इसको मैंने मल्टीप्लाई करके निकाला 1087.96, फिर इसको मुझे बनाना है 1.087, मैथ है ये।
तो मैंने उसको बनाया तो ये कितना आया 10⁻³ और 1/1.087 आया। 1.087 का रेसिप्रोकल निकालो, उसका आता है 0.925। 0.925 विल बिकम 925 × 10⁻6। एक डेसिमल लिया तो कितना आ गया 10⁻6। 0.925 आ रहा है क्या 0.0 आ रहा है? हाँ 0.925 बराबर है, 0.925 आ रहा है ना। दिखाओ एक बार टेबल। 1 पॉइंट ये कितना क्या था 1 2 3 4 5 बराबर, तो 5 तो -3 इधर गया वो। हाँ रेसिप्रोकल 1.0 का 8 925 और 7 बराबर 9.25 आ गया ना आंसर। 9.25 आ गया कि नहीं आंसर? तो इस तरीके से रेसिप्रोकल यूज करो अपना सॉल्व करने के लिए, या तो लॉग टेबल या तो रेसिप्रोकल। आई थिंक रेसिप्रोकल इज मच इजियर ऐसे क्वेश्चंस में। 1 वाले होंगे रेसिप्रोकल में तो रेसिप्रोकल यूज करो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो 28th। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50 हर्ट्ज ऑल्टरनेटिंग करंट टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू RMS वैल्यू। चलो अब इसके लिए लॉग टेबल तो नहीं चाहिए फॉर श्योर। चलो निकालो अब ये वाला। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड, अरे निकालिए वैल्यू। चलो फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50 हर्ट्ज ऑल्टरनेटिंग करंट टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू द RMS वैल्यू। टाइम निकालना है आपने को। क्वेश्चन नंबर 28। Find the time required for a 50 Hz alternating current to change its value from 0 to RMS value। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इक्वेशन क्या होता है ऑल्टरनेटिंग करंट का? I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। वो बोल रहा है करंट की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है 0 से RMS वैल्यू चेंज हो रही है, राइट? तो RMS वैल्यू मतलब I की वैल्यू कितनी हो जाएगी I0/√2। तो हो गया ना सॉल्व। बचा क्या क्वेश्चन पे? फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 50 हर्ट्ज। अपने को दिया है कि I की वैल्यू कितनी हो रही है I RMS हो रही है। I का फॉर्मूला क्या होता है I0 साइन ओमेगा टी। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी I RMS का फॉर्मूला क्या होता है I0/√2। तो ये हो जाएगा I0/√2। ये हो गया I0। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2πf, तो 2πft। तो ये हो गया I0 कैंसिल, तो कितना हो गया ये 1/√2। ये कितना हो जाएगा साइन, और f की वैल्यू कितनी है तो ये कितना हो जाएगा 100πt बराबर है। साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 कितना आएगा π/4। तो ये हो जाएगा 100πt विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स 1/√2 कितना होता है π/4। ये हो गया 100πt। पाई कैंसिल, तो t की वैल्यू हो गई कितनी 1/400। तो 0.25 इंटू 10⁻⁻2 दैट विल बी नथिंग बट 2.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स। आ गया आंसर, यही हमको चाहिए था। तो IRMS की वैल्यू याद रखनी है I0/√2। यहाँ पे I की वैल्यू किस में चेंज हुई IRMS की वैल्यू में चेंज हो गई। क्वेश्चन मैंने सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आ गया। आई थिंक इसका आंसर 2.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स ही आ रहा है वहाँ पे भी। सॉल्व करना ये क्वेश्चन JEE मेंस में पूछा गया है, नॉट किडिंग। JEE मेन में पूछा गया ऐसा क्वेश्चन, मुझे याद है क्योंकि मेरी स्टूडेंट्स को रॉन्ग करके आई थी। चलो नेक्स्ट, (21st) calculate the value of capacity in picofarad which will make 101.4 microhenry inductance to oscillate with frequency of 1 megahertz. 1 megahertz is how many hertz?
10⁶ हर्ट्ज। सब्स्टिट्यूट करो, निकालो आंसर फटाफट। सी का वैल्यू निकालना है, पिको फैरेड में निकालना है सी का वैल्यू। पिको फैरेड मतलब कितना होता है 10⁻12, उसमें आना चाहिए आंसर। स्टार्ट। हेनरी दिया हुआ है, माइक्रो हेनरी दिया है 101.4। अपने को किसकी निकालनी है? कैपेसिटेंस निकालना है अपने को पिको फैरेड में। क्या होता है फॉर्मूला? ये जो फ्रीक्वेंसी दी है कौन सी फ्रीक्वेंसी दी है? कहने सही है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दी है। वो बोल रहा है कैपेसिटी ऑफ पिकर विच विल मेक 101.4 माइक्रो हेनरी इंडक्टेंस टू ऑसिलेट। मतलब ये क्या दिया हुआ है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दी हुई है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? एफ आर इक्वल टू 1/2 पाई रूट एल सी। एफ आर दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, पाई की वैल्यू अपने को पता है, सी निकाल सकते हैं। फिर से लॉक टेबल आ गया यहाँ पे। सब्स्टिट्यूट करो, गेट द आंसर, कम ऑन। टेन टू सिक्स। चलो सॉल्व करो। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अपने को सी का वैल्यू निकालना है ना। एक काम करो, स्क्वायर कर दो, रूट निकल जाएगा ना। स्क्वायर कर देंगे तो अपने को तो सी चाहिए ना, स्क्वायर कर दो, रूट निकल जाएगा। क्या कहती है? 101.4 माइक्रो हेनरी। एल दिया हुआ है 101.1 माइक्रो हेनरी। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1 मेगाहर्ट्ज और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दी। अपने को क्या निकालना है? सी निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा? 10⁶ हर्ट्ज। और ये कितना हो जाएगा? 101.1 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी। एफ आर का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई रूट एल सी। हाँ 4 है, 4 ले लें, ठीक है। तो अब क्या करो, ये हमको एल सी निकालना है ना, ये रूट को हटाना है, तो क्या करो? स्क्वायर कर दो। तो कितना हो जाएगा ये? एफ आर स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर एल सी, ठीक है। सी उधर जाएगा, एफ आर नीचे आएगा। कितना हो जाएगा ये? सी विल बी इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर इंटू एफ आर स्क्वायर। ये तो देखो आ जाएगा लगभग आसपास, ठीक है ना। पाई स्क्वायर कितना होता है? 10 अप्रॉक्सीमेटली। और एफ आर की वैल्यू कितनी? 10⁶, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10⁻12। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 इंटू 10⁻12। एल कितना है? इंटू 101.4 इंटू 10⁻⁻6। 12 + 1 13, 13 - 6 कितना हो जाएगा? 7। 7 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -7। तो ऊपर तुम्हारा आ जाएगा 10⁻⁻7। 1 अपॉन कितना बच रहा है नीचे? 4 इंटू 101.4। 101.4 इसको मल्टीप्लाई करो, फिर से रेसिप्रोकल यूज़ करो और निकालो आंसर। अबे 101.4 को सीधा 100 कर देगा तू। निकालो अब इसका आंसर कितना आएगा? 4 इंटू 101.4। 101.4 को मल्टीप्लाई करो 4 से। 10⁻7 को वैसे ही रहने दो। जो नीचे का आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल निकालो टेबल से, सिंपल। या तो लॉग टेबल यूज करो आइदर। कितना आ रहा है? 4 इंटू 101.4, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा ये? 405.6। वेरी गुड। हाँ अभी अपने को डेसिमल में बनाना है ना उसको, तो कितना हो जाएगा ये -1 हुआ तो ये -6 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 4.056 इंटू 10⁻3। 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस, तो वो कितना हो गया? 10⁻⁹ अपने को निकालना है 1/4.056।
निकालो उसका रेसिप्रोकल कितना आ रहा है 0.2469 आ रहा है कि 96 आ रहा है? 6 9 चला नहीं रहा। दिखाओ, मुझे दिखाओ। 4 का 0 और 5। फोर 4.0 का 5। टू 463, हाँ 2469 बराबर। तो कितना हो रहा है ये 2469 इंटू 10⁻⁻⁹ -9। अब अपने को पिको फैराड बनाना है, मतलब कितना डेसिमल जाना चाहिए 3 ना, तो कितना हो जाएगा 246.9 इंटू 10⁻⁻12। ये आ गया ना आंसर, ये आ गया आंसर। इसको रेसिप्रोकल मैंने बनाया और इसको रेसिप्रोकल निकाला मैंने टेबल से, तो 1.056 का रेसिप्रोकल निकाला मैंने। ये देखो ये 3 हो जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -9। सबको डेसिमल शिफ्ट, यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट करने सब लोग को आता है, उतना आता है, मैंने वही किया है यहाँ पे। 405.6 को मैंने डेसिमल शिफ्ट करके 10⁻³ बनाया, ऊपर गया 10⁻⁻9 1.4056। इसका मैंने रेसिप्रोकल टेबल से वैल्यू निकाला, कितना आया 0.2469। अपने को क्या है बनाना है पिको फैराड, मतलब डेसिमल को शिफ्ट किया मैंने, कितना 3, तो 246.9 10⁻12 फैराड। दैट इज योर आंसर। चेक करते हैं आंसर आ रहा है क्या सेम। टू 469 यहाँ पे कितना आ रहा है 249.7 आ रहा है। आई थिंक हम लोग ने यहाँ पे पाई को 10 ले लिया ना, इसीलिए अप्रॉक्सीमेटली वो आ रहा है। एटलीस्ट ये कर देना यार, लॉग टेबल नहीं होगा तो पाई स्क्वायर को अप्रॉक्सीमेटली 10 लेके सॉल्व करना। अपना आंसर देखो लगभग आसपास वही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। A 10 microfarad capacitor is charged to a 25 volt of a potential. The battery is disconnected and a pure 100 millihenry coil is connected across the capacitor so that LC oscillations are set up. Calculate the maximum current in the coil. ये LC oscillations पे है, ये सिलेबस में है क्या, आई एम नॉट श्योर। चलो एक बार ट्राई तो करो, क्या बोल रहा है वो। A 10 microfarad capacitor is charged to a 25 volt of potential. फिर वो बोल रहा है a battery is disconnected and a pure 100 millihenry coil is connected across the capacitor so that LC oscillations are set up. Calculate the maximum current in the coil. क्या हम निकाल सकते हैं इसको। कैपेसिटर को चार्ज किया 25 वोल्ट से, फिर बैटरी को निकाल दिया और फिर वहाँ पे कैपेसिटर किसका कनेक्ट किया, उसको इंडक्टेंस को कनेक्ट किया 100 मिली हेनरी से। किस में कनेक्ट किया उसने, and a pure 100 millihenry coil is connected across the capacitor so that LC oscillations are set up. Calculate the maximum current in the coil. इसमें हमको LC oscillation वाला यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी gets converted into मैग्नेटिक एनर्जी। इसको हम लोग बाद में करेंगे, मैं देखता हूँ अगर ये टॉपिक अगर है तो वो एक्सप्रेशन भी करूँगा और फिर न्यूमेरिकल भी करेंगे। एक क्वेश्चन बचा है वो सॉल्व करो प्लीज़ फटाफट, एक क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे अभी। क्वेश्चन ले लो। A series LCR circuit is connected to an alternating source of EMF E. A series LCR circuit is connected to an alternating source of EMF capital E. The current amplitude at resonant frequency is I naught. The current amplitude at resonant frequency is I naught. If the value of resistance R becomes twice of its initial value, then the amplitude of current at resonance will be. अरे सॉल्व कर बाबा, बाकी लोगों को सॉल्व करो। Then the amplitude of current at resonance will be. अरे डिस्कस नहीं करना है, खुद से करना है। आगे बैठ, बराबर खुद से कर। बेटा तू सो जा, तू जग क्यों रहा है, सो जा। अरे सो जा, जग क्यों रहा है, सो जा।
तेरा इस बार का फिजिक्स पेपर कैसे गया? इस बार का फिजिक्स पेपर अच्छा था? हाँ हाँ केटीची आया तेरे को उसमें सब? तुक्का मारा ना? तुक्के मारे नहीं, सॉल्व किया? कौन से क्वेश्चन सॉल्व किया? सारे 50? सारे क्वेश्चन सॉल्व किया 50? सारे कैसे मतलब सब करते हैं तो टाइम ही नहीं मिला। कितने सॉल्व किया? 30 सॉल्व हो गया तेरे को? मतलब लॉजिक से कि तुक्का सॉल्व किया? फॉर्मूला आते सारे? अच्छा अभी याद नहीं, तभी आते हैं, अभी भूल गया। चलो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या आना चाहिए? रेजिस्टेंस की वैल्यू ट्वाइस से इंक्रीज हो गई तो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट कितना हो जाएगा यहाँ पे? अभी मैंने बताया था अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट तो कम होगा। करंट कैसे सेम होगा? करंट तो कम होगा ना, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो। कितनी वैल्यू हो जाएगी? क्यों स्क्वायर होगा? मैंने अभी फॉर्मूला लिख के दिखाया था। आई नॉट विल बी नथिंग बट इक्वल टू व्हाट? ई नॉट अपॉन जेड। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में जेड किसकी वैल्यू होती है? आर। तो यहाँ पे हो जाता है ई नॉट अपॉन आर हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में जेड की वैल्यू हो जाती है आर। इम्पीडेंस हो जाता है मिनिमम। यहाँ पे अगर ई नॉट कॉन्स्टेंट है तो कभी चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब क्या हो गया? आई नॉट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अगर आर की वैल्यू ट्वाइस से बढ़ाई तो आई नॉट की वैल्यू कितने से कम हो जाएगी? तो आंसर क्या आ जाएगा? मैंने कहा बोला लोगों सॉल्व तो करने दे, फटाक से आंसर दे रहा है तू। अब मैं तुझे अगर हाँ बोल दूंगा तो सब लोग बैग पकड़ के चले जाएंगे घर पे। कितना आएगा इसका आंसर? आई नॉट विल बिकम व्हाट? हाफ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन दिस ईयर JEE पेपर 2025 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, आई नॉट बिकम्स इक्वल टू आर। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है टॉपिक। एक चीज़ बची है LC ऑसिलेशन में, वो एक बार चेक कर लेता हूँ वो है कि नहीं।